हेलो हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक चेक। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो हेलो माइक चेक। चल, हाँ सब कुछ क्लियर है यहां से तो। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? हाँ भाई, हम बढ़िया मस्त मजे में। हाँ, वर्क पावर एनर्जी में अब ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे हम जिनमें फॉर्मूले ज्यादा होंगे। ठीक है, अब एक और चैप्टर आएगा महा फॉर्मूले वाला, क्लास 12 का पहला चैप्टर। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले। फिर कुछ चैप्टर होंगे जिनमें कम फॉर्मूले होंगे। चलो, वेरी 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 गुड इवनिंग। चलिए, आई एम ड्रॉपर न्यू स्टूडेंट रेडियोलॉजिस्ट। बेटा आप एकदम गलत टाइम पे क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है वो पुराने से लिंक्ड है, वृत्तीय गति। आप एक बार पीछे वाले चैप्टर्स पढ़िए, तब आपको ये वाला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। चलो, हम बढ़िया है, मस्त मजे में। अगले टेस्ट में क्या आएगा, हाँ वो नेक्स्ट वीक बता देंगे, और चिंता ना करो। 90% चांसेस क्या क्या है कि वृत्तीय गति पूरा आएगा, कार्य ऊर्जा शक्ति पूरा आएगा, और इसके बाद में एक और चैप्टर हम पढ़ लेंगे, वो भी पूरा आएगा। है मंजीत कुमार, आपकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही है वैसे आजकल। अब बोल रहे हो व्हाइट स्क्रीन लाया करो, बहुत बढ़िया। आप मैच देखते हैं सर? नहीं बेटा, मैं ये वाले मैच तो बिल्कुल नहीं देखता हूं। क्या लगता है इंडिया जीतेगी या नहीं जीतेगी? मैं तो बस ये सोच रहा हूं 50 ओवर खेल लेते, बाकी सब तो ठीक है। वो होता है ना कि हमारा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो तो अलग बात है, लेकिन हम कम से कम 3 घंटे पेपर तो दे ले बैठकर पहले, फिर देखेंगे सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हाँ, मतलब 50 ओवर खेल ले अभी तो, वही बड़ी बात है। 50 ओवर के पहली ऑल आउट हो सकते हैं अभी तो। चलो, ओके, कामेश्वर कंप्लीट केमिस्ट्री दे रहे क्या? हाँ, एक बार मैं चर्चा कर लूंगा। अगर वैसे पिछले टेस्ट में, हाँ यार ये वाला टेस्ट तो बड़ा टेस्ट होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग चर्चा कर लेंगे आपस में, हम आपको बता देंगे। चलिए, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। हमने क्या क्या पढ़ लिया और हमें अब क्या है पढ़ना। थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं, पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। वृत्तीय गति की शुद्ध गति की हमने पढ़ना शुरू करा था। हमें एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति देखना है। अब इस पे उदाहरण करने आज की क्लास में। आज की क्लास में मेनली क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। फिर आखिरी के 15-20 मिनट में हम बल गति की देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन टाइप दे देंगे। इसका थ्योरी वैसे एक ही फॉर्मूला है, वो बता देंगे हम आपको, और उसके बाद में फिर इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मतलब कि कल की क्लास में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में भी इस पे क्वेश्चन होंगे। लेक्चर नंबर 4 ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पर होने वाला है। चलिए, तो हम करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ लिया है इस चैप्टर में कल की क्लास में। तो कल की क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। हमने बेसिक सा पढ़ा था कि सर एक थीटा नामक चीज पढ़ी थी। ये क्या होता है, जब भी एक वस्तु या जब भी कोई भी एक कण वृत्तीय पथ पर घूमता है, तो यह अगर बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है, और बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है थीटा कोण पर, या एल चाप की लंबाई होगी, तो ये थीटा कोण पर जा रहा है, तो ये जो घुमा उसे हम कोणीय विस्थापन कहते हैं, थीटा से चिन्हित करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है। इसी प्रकार से ये जब घूमेगा तो यहां पर इसका कोणीय वेग होगा ओमेगा, कितना तेज घूम रहा है। ओमेगा को लिखा था हमने डी थीटा बटा डी टी। इसी प्रकार से हमने देखा था इसका कोणीय त्वरण होता है अल्फा डी ओमेगा बटा डी टी। साथ ही साथ एक दो इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़े थे हमने, जैसे पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन वी बराबर आर ओमेगा, या इसमें ये था वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक और रिलेशन पढ़ लिया था कि ए बराबर होता है अल्फा
ओमेगा की जगह अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा क्रॉस आर। यह त्वरण, यह रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण और रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है। यह बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने कर ली थी। सर सेंटर ऑफ मास और पढ़ा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं सेंटर ऑफ मास भी पढ़ा दूंगा। चलो, हाँ भाई, अब ये सब कुछ हम पढ़ चुके थे। अब हमें इस पे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने से पहले हमने जो त्वरण पढ़ा वो हमारा त्वरण कंप्लीट नहीं हुआ था ना, तो त्वरण पर भी कुछ चर्चाएं करनी है, त्वरण पर भी और बातें करनी है कुछ, वो देखना हमें। फिर एक समान और असमान वृत्तीय गति देखना और क्वेश्चंस करना है। तो हम सबसे पहले, हाँ, उसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी बातें आपको मैंने बताई थी। एक बच्चा बोल रहा था कि सर 2πn वाला फॉर्मूला बता दो, तो मैंने आपको बताया था कि आवृत्ति अगर n होती है तो इसमें अगर n rpm में होता है तो इसमें ओमेगा लाने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको 2πn/60, और अगर n rps में है, n rps में है रेडियन पर सेकंड में, तो ओमेगा लाने के लिए बताया था 2πn, है ना। इसमें 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद इनके इंटर कन्वर्जन वाली एक टेबल भी मैंने आपको बताई थी। तो अब इसके इंटर कन्वर्जन वाली टेबल कौन सी थी वो भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं आपको। हाँ, ये वाली टेबल थी। ये वाली टेबल में मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं कि यहां पर हमने वेग की जगह ओमेगा लिखते, विस्थापन की जगह थीटा लिखते, त्वरण की जगह कोणीय त्वरण, और सारे गति के समीकरण अगर नियत त्वरण होगा तो। अब यहां पर कल संडे को क्लास होगी क्या? कल संडे को केमिस्ट्री की क्लास है, शायद कामेश्वर से आप लोगों की चर्चा हुई होगी। फिजिक्स की क्लास नहीं है, केमिस्ट्री की होगी अगर कामेश्वर रख रहे होंगे तो। चल, अब हम आगे बढ़ते और हमें त्वरण पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट सी चर्चाएं करनी है जिसके ऊपर हमें बात करनी है और जो हमें फॉर्मूले देखने हैं, और उसके बाद में हम आगे करके इस चैप्टर को बढ़ाएंगे आगे। और देखिए, तो अब त्वरण पर बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चा हम करना शुरू कर रहे हैं। तो यहां तक हम चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपनी अपनी कॉपीज में, जहां त्वरण लिखा था उसके नीचे लिख सकते हो आगे, और त्वरण पर चर्चा, त्वरण पर चर्चा। त्वरण को हमने चिन्हित किया था, है ना। अगर हमारे पास यह त्वरण जैसे हम नॉर्मली लिखे थे, तो ये यहां पर हमारा जो त्वरण था वो त्वरण था त्वरण जो होता वो ओमेगा वगैरह अल्फा वगैरह से चिन्हित कर रहे थे। हाँ, होमवर्क के कुछ प्रश्न नहीं बने, बिल्कुल सही बात है बेटा। होमवर्क के सारे प्रश्न अब आज की क्लास के बंदे बन जाएंगे। तो अब हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर त्वरण में। तो त्वरण होता क्या? सो त्वरण होता है ए है त्वरण। तो त्वरण होता है, त्वरण बराबर होता है dv/dt। ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। अब मैं आपको त्वरण का एक ओवरऑल लुक देने वाला हूं, और अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें सारे प्रकार के त्वरण कवर अप हो जाएंगे, और इसके बाद में त्वरण से रिलेटेड जो भी सारी समस्या थी वो एक बार आपकी रिवाइज भी हो जाएगी, और अगर कुछ समस्या होगी तो वो क्लियर भी हो जाएगा। तो त्वरण ये हम पढ़ चुके थे। अच्छा सर, अब त्वरण को लिखना हमने सीखा था, ये dv/dt, या वेग को, ये थोड़ा सा डेरिवेशन से बता रहा हूं आपको, डेरिवेशन याद रखना, ठीक है। नहीं भी याद रखोगे तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये v को हमने लिखना सीखा r या ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। ओमेगा क्रॉस r ये हमने लिखना सीखा, ठीक है। ओके सर। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब भी एक वस्तु वृत्तीय गति कर रही है तो उसके पास दो प्रकार के त्वरण होते हैं दो प्रकार के त्वरण होते हैं, उन्हीं के ऊपर हमको चर्चा करनी है। तो अब यहां पर, हाँ बेटा, मैं वृत्तीय गति घूर्णन गति में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दे कृपया करके। तो अगर मैं ये ओमेगा और आर का अवकलन करूंगा तो देखो, हो सकता है कि जब वस्तु घूम रही हो तो घूमते हुए उसका ओमेगा भी बदल सकता है, आर भी बदल सकता है। तो इसके लिए हम इसमें जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके लिए हम लगा सकते हैं यूवी रूल। वो कहता है ओमेगा dr/dt, ओमेगा क्रॉस dr/dt प्लस डी ओमेगा/dt क्रॉस आर। क्या कर दिया मैंने, ये मेरे पास ये ओमेगा और आर था, ओमेगा आर था, तो एक बार मैंने ओमेगा का अवकलन करा, आर को नियत रखा, अगली बार मैंने आर का अवकलन करा, ओमेगा को नियत रखा। तो यहां से क्या बना, यहां से क्या बना, यहां से अगर हम ध्यान से देखें सर, तो ये त्वरण जो है वह बना है ओमेगा क्रॉस, अच्छा, dr/dt जो होता है वो वेग होता है, प्लस डी ओमेगा/dt अल्फा होता है क्रॉस आर, ठीक है। क्या बन गया सर, ये क्या बन गया, ये
है ना। यहां से हमें यह पता चला कि वास्तविकता में अगर हम कोई भी त्वरण लिख रहे हैं इस दुनिया में, किसी भी कण का कोई भी त्वरण लिखा जा रहा है किसी भी कण का, तो उस त्वरण के दो भाग होते हैं। एक होता है ओमेगा क्रॉस वी और एक होता है अल्फा क्रॉस आर। सर ये क्या है, ये क्या है, इनको भी हम और थोड़ा सुंदर बनाएंगे और फील आने लगेगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये दोनों है क्या। तो यहां पर ये जो त्वरण है ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, ये कहां लग रहा है? क्या मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करते आता है? क्या मैं ओमेगा क्रॉस वी कर सकता हूं? क्या मैं ओमेगा क्रॉस वी कर सकता हूं? देखो एक बार ट्राई करते, क्या हम करने के लिए तैयार है? मान के चलो एक कण घूम रहा है इस दिशा में, तो इस दिशा में घूम रहा है तो उसका ओमेगा तो ऊपर की दिशा में होगा। कल एक डायग्राम से भी हमने देखा था, वेग इस दिशा में होगा और इसमें आर इस दिशा में। आर से वैसे भी हम मतलब नहीं, हमें केवल वेग से मतलब है। तो मैं इस बिंदु पर या इस बिंदु पर देख लेता हूं, किसी भी बिंदु पर हम इसका वेग देख सकते हैं। तो वेग की दिशा इधर होगी। अच्छा, ओमेगा क्रॉस वी का कहां होगा? सर ओमेगा तल के लंबवत है। ध्यान से देखना, आप इसी से सारा चक्कर क्लियर होगा, इसी से सारा चक्कर क्लियर होगा, है ना। हम कल वाला पेज भी ले लेते हैं। अगर मान के चलो यहां पर एक कण जो है वह गोल गोल घूम रहा है, ये पेज गोल गोल घूम रहा है। ध्यान समझना इस चीज को, फील लेने के लिए। बाकी तो ये दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता, आप कहीं भी पढ़ लो, ये चीज नहीं पढ़ाई जाती है। सीधे सीधे बता देते थे कि भैया ये कौन सा त्वरण है, ये कौन सा त्वरण है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और क्वेश्चन पे आते थे। लेकिन हम इसका एक छोटा सा बेसिक सा फील लेना चाह रहे हैं। ओमेगा क्रॉस वी कर क्या करना चाह रहे हो? ओमेगा कहां आएगा? एक बार ओमेगा क्रॉस वी करो ओमेगा क्रॉस वी करो, तो यहां पर ये dr बटा dt को v कैसे लिख दिया, समझ में आ गया ना। r का परिवर्तन या x का परिवर्तन समय के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा वेग हो जाएगा और d ओमेगा बटा dt अल्फा हो जाएगा। चलिए ओमेगा कहां है? सर इसका ओमेगा, ओमेगा बाहर की तरफ है। v कहां है? v मेरी तरफ आ रहा है, तो ओमेगा ऊपर है, v ये कण ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर देख लू मैं, मान के चलो मैंने इस बिंदु पर देखा, यहां पर है ना, यहां पर आगे वाले बिंदु पर, तो ओमेगा ऊपर है, v मेरी तरफ है, तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट ओमेगा क्रॉस वी अंदर की तरफ आ रहा है। अच्छा, मान के चल कण घूमते घूमते यहां पर पहुंच गया, कण घूमते घूमते यहां पर पहुंच गया, तो फिर से ओमेगा ऊपर है, वी इस तरफ होगा क्योंकि त्रिज्यीय रूप में होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करके देख, मेरी शकल क्या देख रहा है यहां पर? पता है मैं हीरो आदमी हूं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको करके देख ले। ऐसा देख, कुछ कुछ बच्चे देखे, और छोटे बच्चों करते ना, आजा 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 आजा। एक बार कर देख मेरे भाई। एक मान कि यहां पर एक कण गोल गोल घूम रहा है, इसमें ओमेगा ऊपर की तरफ है, तो इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अगर हम देखेंगे तो ओमेगा ऊपर की तरफ है, वी मेरी तरफ है, तो इधर होगा। यहां पर देखेंगे तो ओमेगा, ओमेगा ऊपर, या किसी भी बिंदु पर देख लो, मान के चलो ऐसा घूमते घूमते यहां पर पहुंचा, तो ओमेगा ऊपर की तरफ है, वी उधर आगे की तरफ है, तो इस तरफ त्वरण आएगा। मतलब एक्चुअल में ये अगर आप इसको फील करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, है ना। आप चाहो तो इसको मैं बनाकर ऐसा भी दिखा सकता हूं बोर्ड पर कि देखो यहां पर ये गोल गोल घूम रहा है, तो किसी भी बिंदु पर देखो ओमेगा हमेशा तल के लंबवत बाहर की तरफ है, तो वेग इस तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस वी, तो ओमेगा बाहर की तरफ है, ओमेगा बाहर की तरफ है, ओमेगा बाहर की तरफ है, और वी ऊपर की तरफ है। तो यहां पर ये जो त्वरण आया वो यहां आया। अच्छा, इस बिंदु पर देखते हैं, इस बिंदु पर देखते हैं, तो इस बिंदु पर क्या हो रहा है? सर इस बिंदु पर, इस बिंदु पर वी ओमेगा, ओमेगा तो अभी ओमेगा हमेशा तल के लंबवत बाहर की तरफ है, अब वी का है, वी इस तरफ है, सर वी इधर है, तो त्वरण नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ मतलब यहां पर आएगा। अच्छा, कण गोल गोल घूमते घूमते यहां पर पहुंचा, तो यहां पर जब पहुंचेगा तो ओमेगा, ओमेगा क्रॉस वी करना सीख रहे, तो ओमेगा हमेशा तल के लंबवत बाहर की तरफ है, तो ओमेगा इधर है, वेग नीचे की तरफ है, तो इसमें यहां पर ए जो होगा वो इस तरफ आएगा। ओके, कण घूमते घूमते यहां पर पहुंचा, तो इसमें ओमेगा बाहर की तरफ है, वेग उधर आ गया है, तो अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि त्वरण का ये वाला जो हिस्सा है ओमेगा क्रॉस आर, अब इंपॉर्टेंट बात है आ रही है आपकी तरफ, ओमेगा क्रॉस आर दो हिस्से है, तो सॉरी ओमेगा क्रॉस वी जो है सदैव सदैव केंद्र की ओर होता है, सदैव केंद्र की ओर होगा। केंद्र की ओर होता है,
और जो कि यह केंद्र की तरफ होता है, इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया अभिकेंद्रीय। क्या नाम दे दिया इसका नाम दे दिया गया अभिकेंद्रीय त्वरण। क्या नाम बोला गया इसका, अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण नाम दिया गया, या अंग्रेजी में बोला गया इसे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, या इससे चिन्हित किया गया AC से। किससे चिन्हित किया गया, AC से। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर मेरे पास आ गया है AC, जो कि है AC, जो कि होगा हमेशा केंद्र की तरफ, और ये होगा ओमेगा क्रॉस V। या मैं चाहूं तो ओमेगा क्रॉस V। अच्छा, V और ओमेगा के मध्य और R के मध्य मेरे पास एक और संबंध है, ऑलरेडी मुझे आता है क्या, V बराबर होता है R ओमेगा, या ओमेगा क्रॉस R। तो इसकी वैल्यू उठाकर अगर मैं रख दूं यहां पर, तो यह बन जाएगा ओमेगा सदिश इंटू ओमेगा सदिश क्रॉस R सदिश। तो ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से मैं AC को लिख सकता हूं, ये होगा ओमेगा स्क्वायर R। या मैं चाहूं तो इसमें से ओमेगा को हटा दूं, अगर मैं अभी मैंने V को हटाया, देख अभी मैंने V को हटाया, या मैं ओमेगा को हटा दूं, तो ओमेगा की जगह क्या लिख देता मैं, V बटा R। ओमेगा की जगह क्या लिखा जा सकता है, V बटा R, और इंटू V ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बटा R। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मेरे पास इससे बनकर आता है। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है, ओमेगा क्रॉस V, या मैं इसे चाहूं तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को इसी के नीचे लिख देता हूं, इसे मैं ओमेगा V भी लिख सकता हूं। ओमेगा V से मेरे पास फॉर्मूला बना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, यह बनकर आया V स्क्वायर R या ओमेगा स्क्वायर R। कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। अगर ओमेगा दिया होगा तो ये वाला लगाएंगे, V दिया हो तो ये लगाएंगे, ठीक है। और R नहीं पता तो ओमेगा इंटू V कर लेंगे। तो यह जो फॉर्मूला हमारे पास बना, ये जो सारी कहानी हुई, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की हुई, AC की हुई। तो इसे हमने बोला AC, और अब जा रहे हैं हम इस पद की तरफ। तो कुल मिला के हमारे पास जो त्वरण आ गया है, उसमें एक्चुअल में ये पहला हिस्सा बन गया AC प्लस, अब दूसरा हिस्सा आएगा ओमेगा अल्फा क्रॉस R। अब अल्फा क्रॉस R जो होता है, इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या हम चाहे तो इसे बोल सकते हैं स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय कैसे आया वो भी चाहो, देखो डायरेक्शन जो है आप लोग उसको डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो। डायरेक्शन निकालना हर किसी के बस की बात होती नहीं है, क्योंकि ये 3D में होता है। तो 3D में थोड़ा सा समझने में अगर आपको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसी चीज को 4-5 बार अभी आगे और करूंगा, तो आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं फिर से ओमेगा क्रॉस V की डायरेक्शन एक बार बता देता हूं, और अल्फा क्रॉस R की डायरेक्शन भी एक बार बता देता हूं। देखिए ध्यान से समझो, यहां पर अगर मान के चलो कोई कण गोल गोल घूम रहा है, ऐसे 3D में ऐसे में भी समझ सकते हो, या आप यहां पर सीधे भी समझ सकते हो, है ना, दोनों जैसी आपकी इच्छा वैसे समझ सकते हो। तो अगर मान के चलो मैं पेपर वाला आपको समझने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने इसको यहां पर बना दी, क्योंकि पेपर में यहां पर रख रहा हूं तो आप मेरी दूरी नहीं महसूस कर पाओगे ना। स्क्रीन आपकी जो है 2D फिगर है, 3D फिगर नहीं है। अरे भाई स्क्रीन 2D स्क्रीन होती है, तुम 3D में नहीं पता कर पाओगे कि मैं कहां पर आगे कर रहा हूं, कहां पर पीछे कर रहा हूं। तो इसलिए मैंने इसी चीज को यहां पर बनाया। तो अब यहां पर क्या होगा, ओमेगा क्रॉस R अगर मैं कभी भी करूंगा तो बेटा अगर ये वस्तु ऐसा घूम रही है तो इसका ओमेगा तो हमेशा तल के लंबवत और बाहर की ओर होगा, डॉट होगा ओमेगा। मतलब हर एक बिंदु पर कहीं पर भी देखूं मैं तो ओमेगा बाहर की तरफ है। अब एक बिंदु पर मैं फिर से आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन निकाल के बता रहा हूं, तो क्या होगा, ओमेगा क्रॉस R करना, तो सर ओमेगा तल के लंबवत बाहर की तरफ है, ओमेगा क्रॉस V करूंगा मैं, तो ओमेगा क्रॉस V करूंगा तो मेरे पास AC आ जाएगा। तो ओमेगा बाहर की तरफ है,
वेग ऊपर की तरफ है, तो ओमेगा क्रॉस वी करूंगा मैं, तो ओमेगा क्रॉस वी करने पर मेरे पास AC जो आया वो अंदर की तरफ आया, तो ये मेरा AC आया। इसी प्रकार से अगर मैं इस बिंदु पर भी देखूंगा तो देखो यार, ओमेगा बाहर की तरफ है, वेग उधर है, तो वेग उधर है तो हाथ को घुमाकर उधर ले जाना पड़ेगा, तो यहां पर ओमेगा बाहर की तरफ है, वेग उस तरफ है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो अंदर की तरफ मेरे पास त्वरण आया, जिसे मैं AC बोलता हूं। इसी प्रकार से ये आएगा, इसी प्रकार से ये आएगा। एक इस बिंदु पर फिर से देख लेते हैं, जिनको फिर से समझ नहीं आया, तीसरी बार एक ही चीज बता रहा हूं। ओमेगा बाहर की तरफ है, वेग कहां है, ये वेग है, ये वेग है, ये वेग है, ये वेग है, तो सर ओमेगा बाहर की तरफ है, वेग उस तरफ है, तो अंगूठा कहां है, ऊपर की तरफ, तो ओमेगा क्रॉस वी करते हैं तो ये ओमेगा की दिशा में उंगलियों को ले जाया जाता है, वी की दिशा में फेरा जाता है इसे, और अंगूठा जो होगा वो ओमेगा क्रॉस वी की दिशा बताएगा। तो यहां पर ओमेगा बाहर की तरफ है, वी इधर है और अंगूठा ऊपर की तरफ आया, मतलब ये हो जाएगा AC। आई बात समझ में, ये AC की दिशा है। तो इससे हमने ये बात प्रूव करी, मैं तुझे प्रूव करके दिखा रहा हूं। दुनिया जैसे बताती या कहीं पर पढ़ा हो आपने तो ऐसा बताया जाता है कि देखो यार ये ऐसा होता है, ये केंद्र की तरफ होता है, कहां से आया, कहां से आया, वो एक्चुअल में पैदा यहां से हुआ। तो अब तुम इसकी नस नस से वाकिफ हो कि ये कहां से आया है, कहां से पैदा हुआ है। तुम अब इसके मुंह पे बोल सकते हो कि बेटा मैं जानता हूं कि तुम कहां से पैदा हुए हो, तो हमसे तो बच के ही रहना तुम। तो ये AC के मुंह पे आप बोल सकते हो, और इसी को हमने बना दिया ओमेगा स्क्वायर R V स्क्वायर R या ओमेगा V। तीन चीजें ऐसे लिखी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हम ओमेगा अल्फा क्रॉस R। तो अल्फा क्रॉस R इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं AT। इसके ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसे हम बोलते हैं टेंजेंशियल, T क्यों बोल रहा हूं, T मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये है अल्फा क्रॉस R। चलिए अल्फा क्रॉस R कहां होता है, एक सेकंड रुकेंगे, अल्फा क्रॉस R क्या होता है, अल्फा क्रॉस R क्या होता है, हाँ, तो अल्फा क्रॉस R क्या होगा और कहां पर होगा, अल्फा क्रॉस R कहां पर होगा। देखो आओ, यहां पर अगर मान के चलो एक वस्तु गोल 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 घूम रही है, तो अल्फा, फिर से देखो कहानी वही है, अल्फा कहां होगा सर, अल्फा तल के लंबवत होगा। तो मान के चलो अल्फा तल के लंबवत, एक कोई भी दिशा माननी पड़ेगी, तो अगर ये इधर की तरफ घूम रहा है और इधर की तरफ भी त्वरण हो रहा है तो अल्फा तल के लंबवत बाहर की ओर हो गया। ओके, तो अब R कहां होता है सर, इस बिंदु पर देखूंगा तो R की दिशा इधर बाहर की तरफ है। अच्छा, तो एक ही बिंदु पे करके बताऊंगा, उससे पता चल जाएगा कि यहां पर अल्फा, सर अल्फा बाहर की तरफ है, R इस तरफ है, तो अंगूठा कहां है, ऊपर, मतलब ये जो त्वरण है अल्फा R जो त्वरण है वह वेग की दिशा में आया है। क्या आया है, वेग की दिशा में आया है, तभी तो हमें पता चला ये स्पर्शरेखीय त्वरण है, स्पर्शरेखीय त्वरण है। हमें कैसे पता चलेगा स्पर्शरेखीय त्वरण है, इससे पता चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान के चलो हम इस बिंदु पर देखते हैं, तो इस बिंदु पर क्या होगा सर, इस बिंदु पर मान के चलो ये दूरी R है और अल्फा कहां है सर, अल्फा फिर से बाहर की तरफ है, तो अल्फा बाहर की तरफ है, फिर से बताता हूं, अल्फा बाहर की तरफ है, R ऊपर की तरफ है, तो ये अंगूठा इस तरफ आया, मतलब कि AT जो होगा, या ये जो भी त्वरण है, मुझे नहीं पता यार कौन सा त्वरण है, ये मेरे को कुछ नहीं आता जाता, ये कौन सा था मेरे को पता ही नहीं। अब ऐसा सोचना, इस दुनिया में जिसने सबसे पहली बार ये बताया होगा उसको कैसे पता चला कि इसको AT बोलते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ये सब कुछ बनाया, फिर उसने देखा कि अच्छा ये केंद्र की तरफ आ रहा है हमेशा, और एक जो त्वरण आ रहा है प्लस करके लिखा हो, तो दूसरा वाला जो आ रहा है वो हमेशा वेग की दिशा में आ रहा है, तो इसीलिए इसका नाम जो है उसने AT बोला, या इसे उसने स्पर्श रेखीय त्वरण नाम दिया। क्या नाम दिया, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, या उसने बोला इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वैसे उसने स्पर्श रेखीय नहीं बोला क्योंकि उसे हिंदी नहीं आती थी, तो उसने बोला इसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसने चिन्हित करा इसे AT से। किससे चिन्हित किया, AT से चिन्हित किया, AT से चिन्हित किया स्पर्श रेखीय त्वरण। तो इसे लिख सकते हैं हम अल्फा क्रॉस R, या अल्फा इंटू R लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, अल्फा R लिखा जा सकता है। अब यहां पर
अब यहां पर ये अल्फा को और क्या लिख सकते हैं, या इसमें और क्या क्या बातें की जा सकती है सर, तो इसके ऊपर और थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो त्वरण है, ये त्वरण हमारा नॉर्मल वाला त्वरण है, आज तक जो पढ़ते आए थे, जो वस्तु का वेग बढ़ा रहा या घटा रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बार आगे बढ़े उससे पहले ये दोनों त्वरण को मैं यहां पर लिख कर देता हूं आपको। क्या हो रहा है कि जब भी वस्तु गोल गोल घूम रही है तो उसके पास, अब जितना पढ़ाया मैंने ये सब कुछ, ये फील देने के लिए था, आया फील, बहुत बढ़िया बात, थोड़ा कम आया, एक बार देखना और ज्यादा आएगा। बाकी जो पते की बात है, जो ज्यादा काम की बात है, क्या है कि अगर मेरे पास एक वस्तु है तो उस पर त्वरण जो होते हैं वो दो त्वरण लगते हैं, एक लगता है अभिकेंद्रीय त्वरण और एक होता है स्पर्श रेखीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखीय त्वरण, अब यह कहां कहां लगते हैं एक बार फिर से बता रहा हूं। अगर वस्तु जब भी वृत्तीय पथ पर गति करेगी तो किसी भी बिंदु पर अगर वस्तु है तो वहां पर एक त्वरण जो होगा वह उसके वेग की लंबवत दिशा में होगा। किसके लंबवत दिशा में होगा? वेग के लंबवत दिशा में। तो वेग इस दिशा में था उसका वेग, तो वेग की लंबवत दिशा में जो त्वरण होता है उसे हम बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं? एसी। वेग के लंबवत क्यों होगा हमेशा? हमें पता चला ओमेगा क्रॉस वी से, अगर दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो तीसरा जो होता है उसके लंबवत आता है। तो ओमेगा कहां है सर? ओमेगा तल के लंबवत बाहर की तरफ है, वेग ऊपर है, एसी अंदर की तरफ है। कल मैंने बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट वाली बात है, तीनों सदिश होंगे, तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो यहां पर एसी इस तरफ होगा, वेग इस तरफ होगा। अच्छा सर, और एसी का मान क्या है? एसी का मान है v²/r। ये क्या करवा रहा है? ये क्या करवा रहा है? एसी जो है वो वस्तु को गोल घुमा रहा है। क्या करवा रहा है? वस्तु को गोल घुमा रहा है। और एटी, अब दूसरा त्वरण जो होगा एटी, वो कहां हो सकता है? वो या तो वस्तु की वेग की दिशा में होगा, वेग की दिशा में होगा, या उसके विपरीत दिशा में होगा। वेग की दिशा में होगा तो उसका वेग बढ़ाएगा, वेग की दिशा में नहीं होगा तो उसका वेग नहीं बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है मामला? तो ए और एटी, एसी और एटी एक दूसरे के हमेशा लंबवत होंगे। तो मैं चाहूं तो यहां पे परिमाणी त्वरण लिख सकता हूं अंडर रूट एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? एसी का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। आई बात समझ में? एटी को हम यहां पर अल्फा इंटू आर से भी चिन्हित कर सकते हैं, या हमारा ये नॉर्मल त्वरण है, इसे मैं नॉर्मली एटी को dv/dt भी लिख सकता हूं, या d²x में dt का स्क्वायर भी लिख सकता हूं। मेरे पास जो रेखीय से आया था, रेखीय त्वरण से आया था। क्लियर है मामला? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए त्वरण को लेकर। अच्छा, अब यहां पर एक बार फिर से अगर मैं ध्यान से समझूं तो कोई भी वस्तु जो है, अब ध्यान सुना, एक एक करके और इंपॉर्टेंट बातों की तरफ मैं जा रहा हूं, एक एक करके पॉइंट खुलते जाएंगे, राज की बातें खुलती जा रही है ना। तो एक बार एक काम करो, है ना, यहां पर लिख लो, पहले यहां पर लिख लो कुछ इंपॉर्टेंट एसपी स्टार पॉइंट्स। सबसे पहली बात एसी के बारे में, एसी पर चर्चा। तो एसी क्या कराता है? एसी क्या कराता है सर? एसी जो होता है वो v²/r के बराबर होता है। सबसे पहली बात, एसी किसके बराबर होता है? v²/r के बराबर होता है। या हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा ओमेगा²r, या ओमेगा इंटू वी के बराबर इसका फॉर्मूला पढ़ा। दूसरी बात, यह सदैव वेग के लंबवत होता है, वेग के लंबवत होता है। ठीक है, तो वेग के लंबवत होता है। देख, अब एक एक करके बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते जाऊंगा। पहले एसी को हम धर लेते हैं, एसी को सब कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में एटी पर जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे, अब एसी पर सारी चर्चा एक एक करके। वेग के हमेशा लंबवत होता है। अच्छा सर, वेग इस दिशा में होगा, एसी इस तरफ होगा। ओके, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एसी विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू वेग वी के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा सर, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट सी बातें हो सकती है? इसके अलावा हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर यह आर की विपरीत दिशा में होता है।
आर की विपरीत दिशा में होता है। आर की विपरीत दिशा में कहने का मतलब क्या हो गया सर जी? यहां पर देखो, मान के चलो यहां पर ये घूम रहा है कोई भी कण, तो ये इसका केंद्र होगा। तो आर सदिश कहां होता है? आर सदिश सर केंद्र से दूर की ओर होता है। आर सदिश केंद्र से दूर की ओर होता है। कल की क्लास में हमने आर सदिश के बारे में देखा था कि कहां पर है ये केंद्र बिंदु। मान के चलो मैं केंद्र बिंदु, मेरे को बताना वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, तो वो वहां पर था। तो सर ये होगा इसका स्थिति सदिश। अभिकेंद्रिय त्वरण जो होगा, अभिकेंद्रिय त्वरण का होगा अंदर की तरफ होगा। स्पर्श रेखीय त्वरण बाहर की तरफ, उधर की तरफ आएगा, वो तो वेग की दिशा में। लेकिन एसी जो होगा, एसी ध्यान समझना आप इस चीज को, एसी अंदर की तरफ आएगा और आर बाहर की तरफ होगा। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सी बात लिखी जा सकती है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सी बात लिखी जा सकती है, लंबवत होता है, और आगे लिख देता हूं, और आर सदिश के विपरीत होता है। ठीक है, मतलब कि आर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो एसी अंदर है और आर सदिश बाहर की तरफ होगा। हर एक बिंदु पर यह बात होगी ही होगी। ठीक है, दिशाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिगति में जो सवाल आएगा आपको नीट में, और 99% चांस दिशा पे आपको धर लेंगे। तो यहां पर यह हो गया एसी पर चर्चा। अच्छा, अब तीसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि जो कि यह वेग के सदैव लंबवत है, वेग के सदैव लंबवत है, तो यह चाल में परिवर्तन नहीं कराता, चाल में परिवर्तन नहीं कराता। बस क्या करता है? दिशा बदलता है। यह दिशा बदलता है, यह गति की दिशा बदलता है, गति की दिशा बदलता है। मतलब जब भी अगर कोई भी वस्तु घूम रही है और उसकी दिशा बदल गई, तो उसकी दिशा बदलने का केवल एक ही आदमी काम कर सकता है, वो है एसी। एसी के बगैर दिशा नहीं बदल सकती, एसी के बगैर कोई गोल नहीं घूम सकता, है ना। एसी होगा, अभिकेंद्रिय त्वरण होगा, उसी की वजह से वस्तु गोल घूम सकती है या उसकी दिशा बदल सकती है। लेकिन एसी में यह ताकत नहीं है कि उसकी चाल बदल दे। 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा। क्या यहां पर केंद्रीय त्वरण को लेकर सारे इंपॉर्टेंट से पॉइंट सबके भेजे में एक साथ घुस चुके हैं? यह सारी बातें जो मैंने बोली वो एसी को लेकर बोली है, मतलब कि अभिकेंद्रीय त्वरण को लेकर बोली है। अब हम आगे बढ़ रहे और स्पर्श रेखीय त्वरण पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो स्पर्श रेखीय त्वरण क्या था सर? स्पर्श रेखीय त्वरण जो होगा उसे हमने एटी बोला, और ये क्या करवा रहा है? यह सदैव वेग की दिशा में होगा या उसकी विपरीत दिशा में होगा। मतलब कि यह वेग अब ये दिशा बदल रहा है क्या? नहीं सर, यह उसका परिमाण, यह चाल बदल रहा है, यह चाल बदल रहा है ना। मतलब कि यहां इसकी चाल या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। आ गई बात समझ में? कौन? एटी। तो अब हम लिख लेते एटी पर चर्चा। एटी पर चर्चा, एटी पर क्या चर्चा होगी? सबसे पहली बात, यह वेग की, यह वेग के अनुदिश होता है। ठीक है, मतलब यह क्या कर रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, यह चाल में परिवर्तन करता है। क्या कर रहा है मेरे प्यारे? यह चाल में परिवर्तन कर रहा है। किस में परिवर्तन कर रहा है? चाल में परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, चाल में परिवर्तन कर रहा है मतलब या तो ये चाल बढ़ा रहा है या तो ये चाल घटा रहा है। अब कब बढ़ा सकता है, कब घटा सकता है, कब बढ़ा सकता है, कब घटा सकता है? आओ देखो प्यारो, मिलकर समझते हैं। मान के चलो कि यहां पर एक वस्तु, देख मैं आधा एक छोटा सा वृत्त बना रहा हूं, मतलब पूरा आगे गोल घूम रहा होगा, लेकिन मैंने छोटे से हिस्से से समझने की बात कही और सोचा कि भाई साहब ये इधर की तरफ जा रहा है तो उसका वेग इधर होगा। ओके, अगर यह वेग इस तरफ है और इसमें एटी या एक त्वरण का घटक, क्या बोलेंगे? त्वरण का एक घटक,
त्वरण का एक घटक अगर वेग की दिशा में है तो यहां पर इसकी चाल बढ़ा रहा है या इसकी चाल बढ़ रही होगी। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर यह वृत्तीय गति कर रहा है और उस कंडीशन में अगर मान के चलो वेग जो है वो इस दिशा में है और साथ ही साथ AT जो है वो विपरीत दिशा में हो गया, AT क्या हो गया, विपरीत दिशा में हो गया, तो यह चाल को घटाएगा। क्या करेगा, चाल को घटाएगा, चाल को घटाएगा। क्लियर है मामला। तो कुल मिला के कहानी ये समझ में आ गई कि आज से मेरे लिए जब भी मैं वृत्तीय गति की बात करूंगा तो मेरे लिए त्वरण के दो घटक होते हैं। वैसे एक्चुअल में भी त्वरण के, फिर से वापस से सम अप कर रहा हूं, 2 मिनट में पूरा बोल के बताऊंगा। अब हम हर एक बच्चे को 110% क्रिस्टल क्लियर बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या हो रहा है कि मेरे को ऐसा लगता था कि सर त्वरण, वैसे मैंने जब पहली बार त्वरण पढ़ा था तब भी ये बात बता दी थी, लेकिन आज हमको ये बात 100% रूप से पता चली क्या कि त्वरण के सर दो घटक होते हैं या त्वरण दो चीजों से मिलकर बनता है। एक वह त्वरण होता है जो वस्तु को गोल 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 घुमाता है, और एक वह त्वरण होता है जो उसकी चाल बढ़ा सकता है घटा सकता है। जो चाल बढ़ाता है या घटाता है उसे हम स्पर्शरेखीय त्वरण बोलते हैं। यह वेग की दिशा में होता है या वेग की वेग की दिशा में होता है, वेग की विपरीत दिशा में होता है। दूसरा जो त्वरण था वो स्पर्शरेखीय त्वरण के अलावा जो होता है दूसरा त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण, जो वेग के लंबवत होता है हमेशा, और यह वस्तु को गोल 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 घुमा सकता है। यह के कभी भी चाल को बढ़ा घटा नहीं सकता। क्या ये थ्योरेटिकल पॉइंट सभी को क्लियर है? क्या इतना सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से मजा आया और समझ में आई ये सारी बातें? यह त्वरण है, त्वरण है, त्वरण के दो घटक है। अब इसका परिमाणी कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास है √AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। क्यों किया? क्योंकि AC और AT, अब ऐसा समझो कि दो सदिश है, दो सदिश है, एक इस तरफ है एक इस तरफ, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के लंबवत रहने वाले हैं, तो इनका परिमाणी √AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर होने वाला है। आई बात समझ में? क्लियर है मामला? तो मतलब कुल मिला के अगर मैं इन दोनों को मिलाकर एक सवाल डिस्कस करूं, एक छोटा सा कंसेप्ट बनाकर डिस्कस कर दूं, क्या कि अगर मेरे पास यहां पर एक वस्तु जो है वह किसी वृत्तीय पथ पर घूम रही थी, कैसा बनाए, चलो ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, ऐसा बना दे, किसी वृत्तीय पथ पर घूम रही थी, ऐसा बना दे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा बना देते हैं। और इसमें मुझे बोला, अब ध्यान समझना, क्या मुझे बोला कि वैसे बोलने की जरूरत नहीं, इसका वेग तो ऑब्वियस सी बात है इसी दिशा में, अगर ऐसा घूम रही है तो वेग इस दिशा में ही होगा। और मुझे बोला कि इसका जो त्वरण है, इसका त्वरण जो है वह त्वरण, मुझे नहीं बोला ये AC है या AT है, अब मुझे खुद से समझनी है बात। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मैंने ABCD पढ़ ली, अब बड़ा कंसेप्ट समझने की तैयारी है, तो यहां पर कुछ बड़ा करेंगे। तो यहां पर ये जो त्वरण है A, इसका कोण जो है वह थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? वेग के साथ कोण थीटा बन रहा है। अब मुझे बोला कि ये त्वरण जो है वो उस पर थोड़ी सी चर्चा करिए, इस पर प्रकाश डालिए। तो अब ये त्वरण जो है ना, सेंट्रीपिटल को अल्फा बोल सकते हैं। ये कौन मूर्ख आ गया मेरी क्लास में, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद करने आ गया? कौन है ये? सेंट्रीपिटल को अल्फा बोल सकते हैं। ये किस तरह की गधे जैसी बात है, नालायकों जैसी बात है पूरी। चले जाऊंगा फिर, मैं यहां से नहीं पढ़ा रहा तुम लोगों को, कमजोर हो गया थोड़ा बुद्धि से। अल्फा क्या बढ़ाया था? अल्फा बढ़ाया था कोणीय त्वरण, और अभी बोल रहा हूं मैं अभिकेंद्रीय त्वरण, तो क्या दोनों एक ही चीज है? कोणीय त्वरण क्या था? कोणीय त्वरण जब वस्तु गोल गोल घूम रही तो उसमें कोण के ऊपर बातें करी थी हमने, विस्थापन, कोणीय विस्थापन पे बात करी थी हमने, कोणीय वेग पे चर्चा करी, फिर कोणीय त्वरण आया था। अब मैं बात कर रहा हूं पूरे त्वरण की, मतलब कि जब जो नेट त्वरण वस्तु पर लग रहा है, तो उसमें हमारे पास दो प्रकार के घटक है। क्या पढ़ा दिया यार इतनी देर से, पूरा आधा घंटा खराब करवा दिया मेरा। भाई दोनों चीज एक नहीं है ना, कैसे दोनों चीजें एक हो सकती है? अभी मैंने अल्फा कल की क्लास में पढ़ाया, आज आकर भी अल्फा अलग से पढ़ाया कि भैया ये अल्फा जो होता है वो d⍵/dt होता है, ये अलग बात है। तो ये अल्फा क्रॉस r, या मेरे को लग रहा भाई छोड़ दे रहे, नहीं पढ़ा रहा मैं, हटा ये सब कुछ छोड़, तेरे बस की बात नहीं, तेरी औकात नहीं है सब पढ़ने की, हटा ये सब कुछ, ये पढ़ ले तो ये याद रख ले, बस इतनी औकात है तेरी, ये याद रख ले। ये a बराबर होता है A से। आज से कोई मैं कंसेप्ट का फील नहीं दूंगा, कोई भी बेसिक कहां से पैदा हुआ वो नहीं बताया जाएगा।
आपको बस ये बताया जाएगा ये होता है। क्यों? क्योंकि तू आज तक ऐसा पढ़ता ही आया है कि ये होता है, अच्छा ये होता है, ऐसा करना है, हाँ ठीक है। तुझे मतलब ही नहीं है जिंदगी में कहां से क्या बन रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये पढ़ो ये पढ़ो। अच्छा देखो भाई, तो यहां पर ये v जो होता है, ये v जो होता है ना, ये v जो होता है वो क्या होता है भैया, ये v जो होता है, ये जो v होता है, ये v क्या होगा, v और अल्फा के मध्य अगर कोण थीटा है, छोड़ दे सब कुछ, छोड़ दे सब कुछ, बस इतनी सी बात ध्यान रख ले, इतनी सी बात ध्यान रख ले कि एक त्वरण होता है, त्वरण के दो घटक होते हैं, एक वेग की दिशा में आता है, एक वेग के लंबवत आता है, एक को अभिकेंद्रीय बोलते हैं और एक को स्पर्शकी बोलते हैं, इसके अलावा सब मोह माया है इस दुनिया में। तो यहां पर ये एक त्वरण है इस दिशा में, यह वेग v है। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या क्या हो सकता है। तो अब यहां पर ये जो त्वरण है वो वेग से किसी कोण पर है, मतलब यह आप अब हमको परिमाणी त्वरण दे दिया इसने, है ना। मुझे कैसे समझ में आया परिमाणी त्वरण दे दिया, देख या तो ये ऐसा बोलता कि वेग की दिशा में कुछ त्वरण, वेग के लंबवत कुछ त्वरण है, तो मुझे पता चलता कि अच्छा यहां पर यह नॉर्मल त्वरण की बात कर रहा है, एसी और एटी की बात कर रहा है। लेकिन इसने मुझे बोला कि यहां पर एक गाड़ी इधर जा रही थी और उसका त्वरण इस दिशा में। देख ध्यान, सोच इस चीज को, समझ ले, आज समझ ले, जिंदगी का पूरा फील आ जाएगा। मैं तो गारंटी देता हूं, खुला बोलता हूं तुझे, 1 साल मुझसे फिजिक्स पढ़ ले, उसके बाद में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा हो जाए तो मेरा नाम पलट के रख देना, है ना। मन करेगा अरे यार वो क्या दिन थे, मैं आज से 8 साल पहले भी जिस बच्चों को पढ़ा था वो भी आज याद करता है कि अरे सर वो जो फिजिक्स के दिन थे, हमने वो जो पढ़ाई करी थी वो एक अलग ही लेवल था। भले ही हमें आगे चलकर वापस से क्लासेस ना मिले, लेकिन यहां जो मजा आता है ना वो किसी और चीज में कभी नहीं आ सकता जिंदगी में। क्यों? अगर फील आया तो, अगर ध्यान से सुनी बातें तो, अगर मान के चल यहां पर एक वेग, आज के पहले तक क्या पढ़ते थे, आज तक ये पढ़ते थे वेग इधर है, ओके, त्वरण इस दिशा में, ये वेग बढ़ रहा है, वेग इधर है, त्वरण विपरीत दिशा में, ओके। अच्छा, अब अगर त्वरण और वेग किसी कोण पर हो गए, जैसे देख इसके लिए और एग्जांपल बताता हूं क्या पढ़ाया आज तक। यहां पर हमने प्रक्षेप गति पढ़ी थी, याद कर, प्रक्षेप गति पढ़ी थी, हाँ सर, प्रक्षेप गति में वस्तु ऐसी घूमती है, तो उसमें क्या कभी ऐसा बताया था वेग इस दिशा में और त्वरण इस दिशा में, तो क्या वेग और त्वरण एक दूसरे की दिशा में है? नहीं। क्या एक दूसरे के लंबवत है? नहीं। क्या किसी कोण पे? हाँ, किसी कोण पर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन को खोद रहे हम कि किसी कोण पर होता है तो क्या होता है। तो जब भी हमारे पास त्वरण जो होगा वह किसी कोण पर होगा, जैसे यहां पर देख, यहां पर वस्तु का वेग इस तरफ था, त्वरण इस तरफ था, तो यह इनके मध्य कोण है ना यार, एक थीटा कोण पर है। तो अब क्या करेंगे, अब यहां पर हमारे पास जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम यहां पर त्वरण के घटक करेंगे। क्या करेंगे? त्वरण के घटक करेंगे। त्वरण के घटक क्या क्या आएंगे? एक घटक आएगा इस दिशा में जिसे हम बोलेंगे ए साइन थीटा, क्योंकि घटक कैसे करते हैं सर, घटक कैसे करते हैं, कोण के विपरीत जो होगा वो साइन होगा और कोण के साथ जो होगा वो कॉस होगा, तो ये हो जाएगा एक कॉस थीटा। तो अब मैंने जो पढ़ा नॉलेज उसको मेरे को लगाने का समय आ चुका है यहां पर जिंदगी में। क्या कि यहां पर ये एक त्वरण जो है वो घटक, ये त्वरण का एक घटक वेग की दिशा में है, तो मैं इसे बोलूंगा ए कॉस थीटा, या मैं इसे बोल सकता हूं ए टी, और यहां पर ये हो जाएगा ए साइन थीटा, जिसे मैं बोल सकता हूं ए सी। तो ये अगर मेरे को कभी क्वेश्चन में कब आएगा, अरे मेरे प्यारे देख कब आएगा, ये नीट 2016 का साफ सवाल, उसने बोला कि यहां पर इस दिशा में वेग है और त्वरण इस दिशा में लग रहा है और यह वाला कोण दे दिया। अब बताओ भाई परिमाणी त्वरण क्या है ना, या हमसे परिमाणी त्वरण देके चाल पूछ ली थी, कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे अभी। लेकिन अब यहां पर देख, वेग और त्वरण एक दूसरे के लंबवत नहीं है, ना एक दूसरे की दिशा में है, तो क्या करेंगे, यहां पर घटक लेंगे। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सर यहां पर वेग त्वरण के दो घटक होंगे, एक एसी होगा एक एटी होगा, जिसके बारे में इतना सब कुछ हमने पीएचडी कर लिया। अब हम इस पर खेल सकते हैं। कैसे? सर यहां पर हमें पता है कि एसी की वैल्यू क्या होती है और एटी की वैल्यू क्या होती है, वो सारी उठाकर रख सकते हैं। अच्छा, क्या कोई मुझे इतनी सी बात बता सकता है यहां पर कि अगर मैं पूछूं तुमसे कि इनको डिवाइड कर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टेन थीटा क्या होगा,
कोण, वेग और परिमाणी त्वरण के मध्य कोण कितना होगा? तो सर यहां से इनको डिवाइड करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा AC बटे में AT। क्या हो जाएगा? AC बटे में AT हो जाएगा। कितनों को ये बात चमकी? क्या होगा? AC बटे में AT होगा tan थीटा। अच्छा, अब यहां पर एक और खेल, यहां पर एक और झोल शुरू हो सकता है जिंदगी में। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो सामने केस बना हुआ है तुम्हारे, इसमें यहां पर इसका वेग बढ़ रहा है या घट रहा है या नियत है? बताओ भाई क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास क्या है क्वेश्चन में, फिर से मैं क्वेश्चन बना देता हूं कि यहां पर मेरे पास अगर वेग इस दिशा में, मतलब ये वस्तु जो है वृत्तीय गति कर रही थी, वस्तु जो है वो वृत्तीय गति कर रही थी, वेग इस दिशा में है और इसका त्वरण जो है वो वेग से किसी कोण थीटा पर है और थीटा का मान 90 डिग्री से कम है। तो इस कंडीशन में चाल बढ़ रही है, घट रही है या नियत है? सही बताना, सही बताना, सही बताना। हाँ, तो भाई यहां पर क्या होगा? सेम चीज है, त्वरण के घटक होंगे, एक घटक इधर आएगा, एक घटक इधर आएगा। तो क्या वेग की दिशा में घटक है? बिल्कुल सर, AT है वेग की दिशा में। तो यह क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात, 90% बच्चों ने सही बात बता दी कि सर यहां पर इसकी चाल बढ़ रही है। क्या हो रहा है? चाल बढ़ रही है। अच्छा, अब एक और सवाल इसी प्रकार का बताओ भाई, अगर मान के चलो वस्तु वृत्तीय पथ पे घूम रही है और यहां पर यह वेग इस दिशा में है और त्वरण जो है उसका वो ऐसा कुछ दिया गया है, त्वरण ऐसा कुछ दिया है, यहां पर कोण जो है थीटा वो 90 डिग्री से बड़ा है, कोण 90 डिग्री से बड़ा है। तो क्या करेगा ये? चाल बढ़ाएगा या घटाएगा? ये क्या करेगा? चाल बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? सर यहां पर भी इसके दो घटक होंगे, एक घटक जो होगा, एक घटक जो होगा वो एक घटक इस दिशा में आएगा और एक घटक AT इस दिशा में आएगा। तो क्या AT V की विपरीत दिशा में है? क्या AT V की विपरीत दिशा में? बिल्कुल सर। तो यहां पर चाल बढ़ेगी, मतलब ये गोल तो घूमेगा लेकिन घूमते घूमते इसकी चाल घटेगी, तो ये चाल घटती है यहां पर। और तीसरा केस जो आप लोग भली भांति रूप से जानते हो कि सर अगर वस्तु वृत्तीय गति कर रही है और उस कंडीशन में अगर वेग इधर है और त्वरण जो आया वो ये रहा, बस ये बोल दिया ये त्वरण है, कुछ नहीं बोला उसने, मुंह पे मार दिया, बोला ये त्वरण है। बता क्या होगा? अब बता क्या होगा? बता अब क्या होगा? बता भाई अब क्या होगा? हेलो माइक चेक। बता भाई अब क्या होगा? आवाज आ रही है? अब क्या होगा? त्वरण वेग की लंबवत दिशा में, तो क्या होगा? बिल्कुल ये सही बात, अब चाल नियत रहेगी। अब क्या होगा? चाल नियत रहेगी। अब क्या होगी? चाल नियत होगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट सी कंडीशन हम सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई कि यहां पर चाल बढ़ रही है, यहां चाल घट रही है और यहां पर चाल नियत होगी? क्या सभी को त्वरण का आज बस इतनी सी बात है, अगर जिंदगी में मुझे त्वरण का फील आ गया, त्वरण का कंसेप्ट समझ में आ गया, तो आज मेरा सुबह उठना और आज की जिंदगी, आज मेरे लिए सांस लेना सफल हो गया। ये ऐसा मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं कि अगर आज जिंदगी में तुम्हें इस क्लास में त्वरण का गजब का फील आ गया, मतलब आज तुम्हें सोकर उठे और जिंदगी जी, वो तुम्हारे लिए सार्थक है। आज तुम्हारा सुबह उठना सफल हो गया जिंदगी में। और अगर तुझे इसका और गजब का फील चाहिए तो मैंने बताया था क्या, जब हम प्रक्षेप गति करते तो गेंद को यू वेग से फेंकते, त्वरण नीचे की तरफ होता। बता यहां पर कोण कितना है? 90। ये कोण कितना है? 90 से ज्यादा, 90 से कम या 90 के बराबर? बता भाई।
90 से ज्यादा, 90 से कम या 90 के बराबर। अब देख तेरे को ऐसा गजब का फील दिलवाऊंगा जिंदगी का, अब फिजिक्स घुस जाएगी दिमाग के इस पार से उस पार। बता भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कोण क्या है, 90 से कम, 90 से ज्यादा या 90 के बराबर? क्या 90 से ज्यादा है? क्या कोण 90 से ज्यादा है? बिल्कुल सर, 90 से ज्यादा जब कोण होता है तो चाल घटनी चाहिए। क्या ये जब ऊपर जाता है तो अब इसकी चाल घटती है? क्या प्रक्षेप गति में जब प्रक्षेप को फेंकते हैं हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो चाल घटती है? घटती है, घटती है, बिल्कुल सर चाल घटती है। बहुत ही बढ़िया। देख प्रक्षेप गति में तुझे ये सब कुछ लिंक्ड है आपस में, सब कुछ लिंक्ड है इस दुनिया में, कि यहां पर जब मैं फेंकता हूं सर तो यहां पर जी, हर एक बिंदु पर जी तो नीचे ही होता है, हर एक बिंदु पर जी तो नीचे ही होता है। त्वरण यहां पर नियत होता है, मतलब दिशा नियत होती है त्वरण की। अब देख एक और गदरा वाला फील दिलाता हूं। यहां पर भले ये वृत्तीय गति नहीं है लेकिन इसकी दिशा बदल रही है हर एक बिंदु पर। हाँ, तो क्या यह वृत्तीय गति जैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। जरूरी नहीं थोड़ी ना कि वस्तु गोल गोल ही घूमे, कि परवलय पथ पर भी घूमेगी तो उसमें एक त्वरण चाहिए जो उसकी दिशा बदले हर क्षण पे। अब वो बात अलग है कि ये त्वरण की औकात नहीं है इसे गोल घुमाने की, लेकिन ये से परवलय पथ पर तो घुमा रहा है। तो यहां पर देख क्या होता है, जब ये यहां रहता है तो ये कोण 90 से ज्यादा है, ये वाला कोण 90 से ज्यादा है। यहां पर भी जाएगा तो जी नीचे, वेग इस तरफ, कोण 90 से ज्यादा। तो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है चाल कम होती कम होती कम होती कम होती है। यहां कोण 90 डिग्री हो गया। तो इस क्षण पर चाल नियत होनी चाहिए। हाँ सर, इस क्षण पर मुझे पता है यू cos थीटा होती है, चाल नियत हो जाती है इस क्षण पर। इसके अलावा जैसे ही नीचे उतरने लगता है तो कोण 90 से कम हो गया, नीचे उतरेगा कोण 90 से कम हो गया, नीचे उतरेगा कोण 90 से कम हो गया, नीचे उतरते जाता है तो सर चाल बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। और यही तो जिंदगी में पढ़ा था हमने आज तक। तो ये कोण, जो कोण वहां था जो दिखाई नहीं वहां पर, ये कोण यहां से आया, ये कोण यहां भी चमकता है। आई बात समझ में? क्लियर है मामला? तो ये जो है ये इंटरकनेक्शन अब हमें एक एक करके समझ में आने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो सब हमने पढ़ा ये सब जनरल केसेस थे कि हाँ सर कोई त्वरण, मतलब दोनों के त्वरण के ऊपर हमने पूरी चर्चाएं कर ली। ओके सर, अब हमें और क्या समझना है? अब हमें एक और लास्ट थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ना है। आपको अभी जितना पढ़ाया वो सब कुछ हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और अब हमें बस एक थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ना, बस 2 मिनट में मैं तुम्हें डेफिनेशन बता दूंगा, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है? क्या? एक समान और असमान वृत्त की गति। कब हम बोलेंगे कि वस्तु एक समान वृत्तीय गति कर रही है और कब हम बोलेंगे वस्तु असमान वृत्तीय गति कर रही है? तो क्या होता है, जब वस्तु नियत चाल से वृत्तीय गति करती है तो उसकी इस गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। या जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर समान चाल से गति करती है तो हम बोलेंगे उसे वह एक समान वृत्तीय गति होती है। मतलब कुल मिला के बस हमारी चाल नियत होना चाहिए तो उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसका उल्टा कि अगर चाल बढ़ रही है या चाल घट रही है तो वह असमान वृत्तीय गति होगी। क्या होगी? असमान वृत्तीय गति होगी। अच्छा, अब यहां पर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें थी, डेफिनेशन होगी, लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें उसको हम एक टेबल के रूप में बनाकर समझेंगे और अब आप लोग ही सारी चीजें एक एक कर मुझे बताओगे, है ना। एक छोटी सी हेडिंग टाइम डाल देते हैं हम। एक समान और असमान वृत्तीय गति, क्या अंतर है दोनों में? तो भैया देखिए, अगर मान के चलो मैंने बोला कि एक वस्तु जो है, इसको और कैसे फील कर सकते, एक वस्तु जो है वृत्तीय पथ पर घूम रही है तो ये नियत चाल से घूम रही है। इसका मतलब क्या है, इसका फील क्या है? इसका फील ये है कि जब भी वस्तु, मान के चलो एक कण है यहां पर घूम रहा है तो यह कण जो है वो एक नियत चाल से, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से गोल 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 घूमे जा रहा। मतलब क्या हुआ कि यह नियत चाल से घूम रहा है। अगर कोई भी वस्तु के लिए चाल नियत होनी चाहिए, बस एक ही बात समझानी है मुझे, बस आज फिर मेरा हो गया। एक बात, अगर जिसको अब ये जो बात बोलने जा रहा हूं, अगर ये बात आपके ऑलरेडी दिमाग में घुस गई है, आपको मेरे बोलने से पहले समझ में आ गया, मतलब आज की क्लास सफल हो गई। बस क्या कि यह नियत चाल से चल रहा है। क्या चल रहा है? यहां पर नियत चाल से चल रहा है, नियत चाल से गति कर रहा है, या ऐसा लिख देते हैं, चाल
नियत है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसकी चाल नियत है? तो वेग नियत है या नहीं? वेग नियत है या नहीं? कौन बताएगा भाई वेग इसका नियत है या नहीं है ना? चाल नियत है मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड से गोल 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 घूम रहा है। तो यहां पर इसका वेग नियत है या नहीं? वेग नियत है या नहीं? वेग नियत है या नहीं? यस और नो, बस आपको यस और नो, यस और नो, यस और नो बोलना है। तो यहां पर वेग नियत है क्या? नहीं सर, वेग अनियत है। वेग अनियत है। क्यों? क्योंकि हर एक बिंदु पर दिशा बदल रही है। क्या बदल रही है? दिशा बदल रही है, दिशा के कारण। अच्छा सर, ओके। अब मैं यहां पर बोलूं तो इसमें अगर गतिज ऊर्जा की बात करो, लो चलो भाई एक और नई बात करते, गतिज ऊर्जा की बात करते। तो गतिज ऊर्जा क्या होगी यहां पर? गतिज ऊर्जा नियत या अनियत? नियत या अनियत है ना, इसको हटा देते तो थोड़ी ज्यादा जगह लगेगी, फिर आगे बना लेंगे हम। गतिज ऊर्जा नियत या अनियत? जल्दी बताओ, गतिज ऊर्जा नियत या अनियत? नियत। क्यों सर? क्योंकि सर चाल नियत है, गतिज ऊर्जा को दिशा से कोई मतलब नहीं है। गतिज ऊर्जा को दिशा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा इस पे त्वरण कौन सा लग रहा है? त्वरण कौन सा लग रहा है? क्या मैं बोलूं यहां पर इसके पास एसी होगा या नहीं होगा? बस ये बताओ, एसी होगा या नहीं होगा? अभिकेंद्रित त्वरण होगा या नहीं होगा? अभिकेंद्रित त्वरण होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो मेरे भाई, अभिकेंद्रित त्वरण होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? यस नो, यस नो, यस नो। अभिकेंद्रित त्वरण होगा? यस होगा सर, होगा 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 होगा, अभिकेंद्रित त्वरण होगा। अच्छा, क्या स्पर्श रेखीय त्वरण होगा इसमें? क्या स्पर्श रेखीय त्वरण होगा? क्या एक त्वरण इसके वेग की दिशा में और इसके लंबवत होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ए टी, ए टी, एटी होगा या नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल ही गजब की बात, एटी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर एटी हो गया तो इसकी चाल कम ज्यादा हो जाएगी, जो हमें नहीं करवानी है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एसी हमेशा लंबवत होता है? बिल्कुल सर, एसी हमेशा वेग के लंबवत होगा। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं क्या एसी का परिमाण, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, एसी का परिमाण नियत है या अनियत है? एसी का परिमाण, एसी का परिमाण, एसी का परिमाण क्या होगा? अभिकेंद्रित त्वरण का परिमाण क्या होगा? नियत या अनियत? अभिकेंद्रित त्वरण का परिमाण क्या होगा? नियत या अनियत? क्या होगा सर? एसी का परिमाण क्या होता है? एसी का परिमाण होता है v स्क्वायर बटे में आर। ओके, क्या v बदल रहा है? नहीं, तो इसका परिमाण जो होगा वह नियत होगा, नियत होगा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, गलत मत बताना। अगर मैं बोलूं एसी का परिमाण की जगह मैं बोलूं एसी सदिश, या मैं बोलूं त्वरण नियत होगा या अनियत होगा, क्या बोलोगे तुम? त्वरण क्या होगा? मैंने बोला त्वरण, त्वरण बोला, मैंने कुछ नहीं बोला एसी वेसी, मेरे को नहीं समझता भाई, हम गरीब आदमी सर, एसी पंखा कुछ नहीं समझता, हमको बस समझता त्वरण। त्वरण नियत है या अनियत है, बस इतना बता दो, अब आएगा जिंदगी का असली मजा। त्वरण नियत है या अनियत है? त्वरण नियत है या अनियत है? फिर से हिंट में बोल रहा हूं, त्वरण एक सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। त्वरण नियत है या अनियत है, जो ये बता देगा एम्स दिल्ली आ रहा है वो अगले साल, इस बात की गारंटी है। त्वरण नियत है या अनियत है? त्वरण नियत है या अनियत है? त्वरण बोला, बस शब्दों में खाली बोला है त्वरण, त्वरण, त्वरण अनियत है, त्वरण अनियत है। इसमें कैसे बाबूजी त्वरण अनियत कैसे हो गया? अरे बेटे त्वरण में, हाँ सर त्वरण में क्या होता है सर? त्वरण में दो चीजें होती है, त्वरण में एक एसी होता है, एक एटी होता है। तो इसमें एटी तो जीरो हो गया है, एसी नॉट इक्वल टू जीरो हुआ है, एसी नॉट इक्वल टू जीरो हुआ है, बिल्कुल सही बात। लेकिन एसी तो सर आपने तो ऊपर लिखा हुआ है नियत, हाँ, लेकिन मैंने क्या बोला? एसी का परिमाण नियत है, लेकिन उसकी दिशा तो हर क्षण बदल रही है। लूट लेंगे, लूट लेंगे, पूरी इज्जत लूट लेंगे तुम्हारी नीट में। एसी क्या है? एसी क्या है सर? एसी अभिकेंद्रित त्वरण है, तो क्या इसका परिमाण नियत है? हाँ, लेकिन ये खुद नियत है ना बाबा ना। एसी अभी इधर 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 इधर, ये केंद्र की ओर है, तो केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा, तो केंद्र की ओर तो दिशा बदल रही है ना भाई। ये यहां पे माइनस आई कैप में है, फिर ये माइनस जे कैप में पहुंचा, फिर ये आई कैप में हुआ, ये जे कैप में हुआ, हर क्षण पे इसकी दिशा बदल रही है,
हर क्षण पे इसकी दिशा बदल रही है। यहां पर जाएगा तो ये इस तरफ आया, यहां पर जाएगा इस तरफ आएगा, यहां पर जाएगा इस तरफ, यहां पर इस तरफ, मतलब कि यह अनियत रहने वाला है। त्वरण पूरा बोलू तो अनियत है, अभिकेंद्रित त्वरण बोलू तो भी अनियत है, अभिकेंद्रित त्वरण का परिमाण बोलू तो नियत है। एसी आपको बोला, एसी सदिश लगा दिया तो ये क्या होगा, यह भी अनियत होगा। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सर इसकी दिशा बदल रही है भैया, इसकी दिशा बदल रही है। अच्छा, क्लियर है क्या मामला? अरे यार ये कौन आया है एक और, पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया इस लड़के ने कमेंट करके, और एक साथ 10-15 बार कमेंट कर दिया। अब वो मूर्ख आ गया है ना, ये वो यही होता है कि यहां आदमी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है, आवाज बैठ गई है, गले का ऑपरेशन ना करवाना पड़ जाए थोड़े दिनों में, लेकिन उसके दिमाग में तो पता नहीं क्या चल रहा है कि इंडिया ऑल आउट हो जाएगी, 50 ओवर खेल पाएगी नहीं खेल पाएगी, उसने मेरे को क्या बोला था, क्लास खत्म होते ही मेरे को रिप्लाई देना पड़ेगा, वरना पता नहीं अगली बार रिप्लाई कब आएगा मेरे पास, कब मेरा मैसेज सीन होगा। मूर्ख आदमी, नालायक। अब बोल रहा है सर अगर वेग नियत होगा तो त्वरण नियत होगा। अरे मेरे प्यारे, वेग नियत होगा तो वृत्तीय गति नहीं होगी, फिर तो चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं हम यहां पर? वेग नियत होगा, अरे वेग नियत हो तो गोल ही नहीं घूम रहा है, फिर तो सीधे सीधे जा रहा है, निकल ले तो भी सीधे सीधे यहां से। देख भाई, तो यहां पे त्वरण क्या होगा? हाँ, त्वरण का काम खत्म हो गया। मैं ये बोल रहा था, अच्छा अगली बात, मैंने बोला किया गया कार्य क्या होगा, किसी भी क्षण पर किया गया कार्य क्या होगा। हाँ, वेग का परिमाण नियत होगा। बहुत ही बढ़िया बेटा, ऑस्कर इनाम दिलवा रहा हूं मैं भी आपको। नासा वाले खोज रहे तुम्हें, बोल रहे भैया ये भारत में ऐसे ही लोग हैं इसलिए तो इनका चंद्रयान लैंड हो रहा है। भैया चाल नियत लिखी हुई है, मतलब ये वेग चाल का परिमाण ही कहलाता है, चाल का परिमाण भी नियत होगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि वेग जो है वो चाल का परिमाण ही होता है, वेग का परिमाण ही चाल होता है, वेग का परिमाण। यहां लिखो वेग का परिमाण, उल्टा लिखता था मैंने, वेग का परिमाण। वेग का परिमाण क्या कहलाता है? चाल कहलाता है सर जी, चाल कहलाता है। ओके चलो, अब यहां पर बताओ भाई किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य क्या होगा, किसी भी क्षण पर कार्य क्या होगा, वर्क, वर्क कार्य। तो सर देखो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, दो तरीकों से समझाऊंगा मैं इसे, कि गतिज ऊर्जा नियत है, तो गतिज ऊर्जा नियत है मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वह शून्य होगा, और हमें पता है कार्य जो होता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, मतलब यह भी शून्य होगा, कार्य शून्य होगा। पहला तरीका। दूसरा तो तुम्हें आता है क्या, कि सर वेग और त्वरण के मध्य कोण 90 डिग्री है, मतलब वेग और बल के मध्य कोण 90 डिग्री है, मतलब कि यहां पर सर 90 डिग्री। ओके, सिस्टम 90 डिग्री हो गया है, मतलब कि सर यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो कार्य जो होगा वह शून्य होगा। अरे समझ आया, क्योंकि कार्य क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, कार्य क्या होता है, एफ डॉट एस होता है। आप चाहो तो लिख लो, वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, क्या कोई शक्ति बता सकता है, शक्ति क्या होगी, शक्ति, शक्ति किसी भी क्षण पर शक्ति क्या होगी, शक्ति, शक्ति 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 क्या होगी, शक्ति क्या होगी। विस्थापन जीलो नहीं है मेरे प्याले, विस्थापन तो हो रहा है, ये घूमेगा तो विस्थापन तो होगा। बांगड़ बिल्ला बनेगा तू आगे बढ़ चलकर। विस्थापन जीरो नहीं, कोण 90 डिग्री है इसलिए जीरो कर रहे हैं। पावर, शक्ति भी जीरो होगी, शक्ति भी जीरो होगी। क्यों सर पावर जीरो होगी, क्योंकि यह भी हमने देखा था, यह होता है एफ डॉट वी। क्या होता है पावर, पावर होता है एफ डॉट वी, और एफ और वेग फिर से वही बात है, वेग और बल एक दूसरे के लंबवत है, तो शक्ति भी हर एक बिंदु पर शून्य होगी। क्या सभी को यह सारी बातें चमकती है?
एक बार जोरों से कमेंट्स में आग लगा दो। हम यही सारी बातें अब करने वाले हैं। असमान वृत्तीय गति, असमान के लिए एक ही बार में सब कुछ लिख देंगे हम, क्योंकि अब हमने फील ले लिया है असमान के लिए क्या क्या होगा, असमान वृत्तीय गति के लिए क्या क्या होगा। चलो भाई, असमान कब होगी, असमान कब होगी? सर मान के चलो एक लड़का जो है वो गोल गोल घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है कि उसकी चाल बढ़ती जा रही है, जैसे हमारा फैन। अच्छा, अब एक बात और इंपॉर्टेंट सी बता देता हूं यार, है ना। एक बच्चा पूछता है वृत्तीय गति और घूर्णी गति में अंतर। देखो बेटा, ऐसा समझ लो कि अगर मान के चलो हम फैन, पंखा, पूरा पंखा देखे तो वह अपनी अक्ष के सापेक्ष घूम रहा है, तो वो घूर्णन गति होगी, घूर्णी गति होगी। तो जब भी घूर्णी गति होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान सुनना मेरी बात को, जब भी घूर्णी गति होगी, निकिता बिटिया ध्यान सुने, घूर्णी गति जब भी होगी तब उसमें थीटा होगा, अल्फा होगा, ओमेगा होगा, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, उसमें कोई चाल नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मान के चलो वस्तु घूर्णी गति कर रही है और उसमें मैं किसी एक बिंदु को देख लूं, क्या कर लूं, किसी एक बिंदु को देख लूं। सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मान के चलो यहां पर एक वस्तु गोल 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 घूम रही है ना। एक पंखा गोल गोल घूम रहा है, पंखा गोल गोल घूम रहा है। कंसेप्ट बिल्डिंग टाइम है ये तुम लोगों का, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। ये एक पंखा जो है सर जी वो गोल गोल घूम रहा है, हमारे घर का पंखा जो है वो गोल 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 घूमता है। तो अगर मान के चलिए पंखा जो है वो गोल गोल घूम रहा है, तो पंखे पर या पंखे की ब्लेड पर अगर मान के चलो हमने कोई भी एक बिंदु बना लिया, ध्यान समझना इस चीज को, पंखे की ब्लेड पर अगर मैंने एक बिंदु बना लिया, मान के चलो मैंने ये बिंदु देखा, तो अगर ये बिंदु देखूं मैं, ये बिंदु देखूं मैं, तो क्या होगा? देखो ये पूरा पंखा तो गोल घूम रहा है, या ये पूरा पंखा घूर्णी गति कर रहा है। लिख लो, पंखा घूर्णी गति करता है। तो पंखा के लिए क्या होगा? पंखा के लिए थीटा होगा, ओमेगा होगा, अल्फा होगा, जब भी इसको परिभाषित करना होगी, इसकी गति परिभाषित करना होगी, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो यहां पर ये एक बिंदु को मैंने देखा, तो अगर ये बिंदु को देखो तो सर पंखा घूमेगा तो ये बिंदु गोल 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 घूमेगा, गोल 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 घूमेगा, गोल 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 घूमेगा। तो ये बिंदु वृत्तीय गति कर रहा है, बिंदु जो होगा बिंदु वृत्तीय गति कर रहा है। और इसको परिभाषित करने के लिए हम सब कुछ ले सकते हैं, थीटा, ओमेगा, अल्फा, जो पंखे होगा वही बिंदु का होगा। फिर उसके बाद में जब एक बिंदु है तो उसके पास स्पर्श रेखीय वेग भी होगा, त्वरण भी होगा, सारी चीजें इसके लिए हम लिखेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसा समझ लो, बस इतनी सी बात है। ये पेन मेरे हाथ में, मैंने हाथ गोल गोल घुमाया, तो क्या मेरा हाथ कहीं जा रहा है? नहीं सर, तो मेरा हाथ क्या होगा? घूर्णी गति होगा। पेन, केवल पेन को देखो तो पेन जो होगा, है ना, ऐसे कुछ वीडियो वगैरह आपने देखे होंगे ना कि अंधेरे में वो नियॉन लाइट वगैरह होती है, तो अगर अंधेरा कर दिया जाए कमरे में और नियॉन लाइट, मेरे हाथ में एक नियॉन लाइट है, या नियॉन समझते हो ना, जो चमकता है अलग से, तो वो लूं मैं और ऐसे घुमाऊं हाथ में, तो मेरा हाथ क्या कर रहा है? मेरा हाथ तो घूर्णी गति कर रहा है, लेकिन वो जो नियॉन लाइट होगी वह वृत्तीय गति कर रही होगी। क्या सबको ये डिफरेंस क्लियर है? 100%। तो अब कब किस में बात करनी? तो अब मैं यहां पर बिंदु के लिए थीटा अल्फा बोल सकता हूं, ठीक है, ओमेगा भी बोल सकता हूं, लेकिन पंखे का वेग कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि पंखा घूम रहा है, चल नहीं रहा है। और बिंदु को देखूंगा तो घूमते हुए चल रहा है, वो चल तो रहा है लेकिन वो घूमते हुए चल रहा है, वृत्तीय पथ पे घूम रहा है। अरे बोल दो मुस्कुराकर, हाँ सर, बिल्कुल दिल को छूती ये बात। चलना, घूमते हुए चलना और घूमना, क्या ये छोटे छोटे से शब्द समझ में आए? तुम चल रहे हो, घूमते हुए चल रहे हो, या केवल घूम रहे हो? तीनों अलग अलग बातें हैं, तीनों अलग अलग बातें। घूम रहे, पंखा घूमता है, पंखे पर एक बिंदु जो है वो घूमते हुए चल रहा है, और अगर कोई एक चींटी सीधी सीधी दीवार पर चल रही तो वो केवल चल रही है। हाँ भाई, तो असमान वृत्तीय गति। अरे भाई साहब, आज भी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्या? एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ जाएगी क्वेश्चन करवाने के लिए। असमान वृत्तीय गति में क्या होता है? असमान वृत्तीय गति में तो सर यहां पर ये कुछ ऐसा होगा कि इसमें यह घूमते हुए चलेगा और इसका वेग जो है वो बढ़ता जाएगा, वेग या चाल बढ़ती जाएगी,
है ना, चाल बढ़ती जाएगी। मतलब कि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि एक त्वरण जो होगा वो AT आना ही चाहिए और एक AC होना ही चाहिए। मतलब इसमें या तो ये हो रहा होगा या तो ये हो रहा, चाल बढ़ रही है या चाल घट रही है, दोनों में से एक ही चीज होगी। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, चाल नियत है, चाल नियत है। देखो ऐसा लिख सकते हैं, वेग का परिमाण, ये लिखा है चाल, चाल नियत या अनियत, चाल नियत या अनियत, ये अनियत होगी। एक बार लिख देते, चाल अनियत, वेग अनियत। क्यों? क्योंकि सर चाल बढ़ रही है, दिशा भी बदल रही है, सब कुछ ही हो रहा है। गतिज ऊर्जा अनियत, त्वरण अनियत। यहां पर AC होगा, AT होगा। अच्छा, अब कौन मुझे बता सकता है कि यहां पर AC का परिमाण नियत है या अनियत है? AC का परिमाण नियत है या अनियत है? AC का परिमाण, AC तो अनियत है। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें, बस एक लास्ट बात पूछ रहा हूं, बाकी क्योंकि सब कुछ ही अनियत हो चुका है इसमें ना, घूमते हुए चल रहा था, सब कुछ ही अनियत होगा। बस ये बता दो AC का परिमाण नियत या अनियत, फिर धोखा खा जाओगे। AC का परिमाण देख, जो पूछ रहा हूं तुक्केबाजी बंद कर, जिंदगी में बहुत हो गया। ऐसा सोच, AC होता है V²/R, V क्या है? चाल। क्या चाल बढ़ रही है घट रही है? चाल बढ़ रही है या घट रही है? चाल बढ़ रही है या घट रही है? चाल बढ़ रही है या घट रही है? कोई तो सही आंसर बता दो, है ना। अरे दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाल बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। चाल बढ़ रही है या घट रही है, दोनों हो सकता है सर, है ना। बढ़ रही है या घट रही है, दोनों हो सकता है। तो बदल रही है, चाल बदल रही है। अरे चाल परिवर्तित हो रही है, हाँ चाल अनियत है। तो मेरे प्यारे, भगवान ने तुझे भेजा तो भेजे में भेजा तो भेजा, तो उसका उपयोग कर। क्या कि सर अगर कोई ऐसा चल रहा है जिसकी चाल बदल रही है तो उसमें AC भी या AC का परिमाण भी अनियत होगा, अनियत होगा। क्यों अनियत होगा? क्यों अनियत होगा? क्योंकि AC भी बदल रहा है, क्योंकि उसका मतलब उसमें V बदल रहा है, V बदल रहा है, मतलब कि AC भी बदलेगा। तो जब भी असमानुपाती गति आएगी तो इसमें देखो, इसमें त्वरण का परिमाण, त्वरण अनियत है, लेकिन इसमें त्वरण का परिमाण नियत था। लेकिन असमानुपाती गति में हर क्षण पे त्वरण अलग अलग आएगा, हर क्षण पे त्वरण अलग अलग आएगा। और 80 तो होगा ही होगा, 80 तो नॉट इक्वल टू 0 होगा ही होगा। 80 का कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी रहेगी। क्या ये छोटी सी बात जो मैंने बोली कितनों के दिमाग में घुसी कि मेरा पंखा घूमता नहीं चलता है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो क्या करता है तू? पंखे को क्या गले से बांध रखा है तूने, तेरे साथ चलता है? क्या ये बात चमकी कि जब भी वस्तु, ये स्टेटमेंट चाहो तो अपनी कॉपी में लिखो स्टार मार्क करके, कि जब भी वस्तु वृत्तीय गति करती है या असमान वृत्तीय गति करती है, असमान वृत्तीय गति करती है, तो असमान वृत्तीय गति में हर क्षण पे परिमाणी त्वरण भिन्न भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि हर क्षण पर वेग बदल रहा है, हर क्षण पर AC बदल रहा है, और AC बदल रहा है मतलब हर क्षण पे त्वरण बदलेगा 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 बदलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है मामला?
चमका सभी को? एक बार और बोल देता हूं, असमानुपाती गति में हर क्षण पे त्वरण भिन्न भिन्न होता है। हर क्षण पर असमान गति में त्वरण भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि हर क्षण पर चाल बदल रही है, जिसके कारण AC बदल रहा है या अभिकेंद्रित त्वरण बदल रहा है और परिमाणी त्वरण भी बदल रहेगा। हाँ, पृथ्वी दोनों गति कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात। चलिए, तो अब कर लेते हैं कुछ सवाल। चलो भाई, पहला सवाल आप सभी के सामने देखते हैं जितना पढ़ाया कौन क्या क्या फील कर पाया। 30 सेकंड का समय है। आपको बताना है कि क्या क्या सही है, कौन किसके लंबवत होता है। हाँ, सभी अनियत है, चाल, वेग, त्वरण सभी अनियत है असमानुपाती गति में। क्या क्या होगा? ओमेगा वी अल्फा AC कौन किसके लंबवत होता है? देखो, जिसने अब पढ़ लिया पूरा उसका यह सवाल गलत हो ही नहीं सकता। जब भी वस्तु प्रति गति करेगी सर, तो ओमेगा कहां होगा? तल के लंबवत और बाहर की तरफ होगा ओमेगा। वेग कहां होता है सर? वेग तो स्पर्श रेखीय रूप से इस बिंदु पर देख सकते हैं, इधर की तरफ होगा। ओके। और अल्फा क्या होता है सर? अल्फा भी या तो इसके समान दिशा में होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा। अल्फा और ओमेगा दोनों अक्षीय सदिश है। अच्छा, वेग इधर होगा। AC कहां होगा सर? AC तो केंद्र की तरफ होता है ना। इसको हम एक और डायग्राम बना देते हैं यहाँ पर। ओए है, देख रहे हो, जो एकदम फील आता है ना, गोला भी पूरा बन जाता है। तो यहां पर ये V इस तरफ होगा और AC अंदर की तरफ होगा। ओके। ओमेगा कहां होगा सर? ओमेगा तो बाहर की तरफ होता है, ओमेगा तो क्रॉस में होता है या डॉट में होगा। तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, और AC तल में है। अब कौन सी बात सही है? तो सर ओमेगा वेग के लंबवत है, बिल्कुल सही बात है। ओमेगा अल्फा के लंबवत है, बिल्कुल गलत बात है। वेग AC के लंबवत है, होना ही चाहिए। और ओमेगा AC के लंबवत है, बिल्कुल सही बात है। तो D सही जवाब होगा, ACD सही है। क्लियर है मामला? आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते और कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इस पे, है ना। कुछ छुटके से न्यूमेरिकल, जैसे एक छुटकू सा सवाल। अब बहुत सारे सवाल करेंगे, कुछ आसान कुछ मुश्किल, यही चलता रहेगा। घड़ी की मिनट की सुई का कोणीय वेग क्या होगा? घड़ी की सुई का कोणीय वेग। अच्छा ये बताओ कि घड़ी की मिनट की सुई, या घड़ी में कोई भी कांटा होगा, पहले तो ये सोच के बताओ। घड़ी में कोई भी कांटा होगा तो क्या उसका कोणीय वेग नियत होगा? क्या उसका कोणीय वेग नियत होगा या अनियत होगा? कोणीय वेग पूछ रहा हूं, कोणीय वेग। शब्दों पर ध्यान दे। अब शब्दों का खेल शुरू हो चुका है, जिंदगी में। कोणीय वेग नियत होगा या अनियत होगा? कोणीय, बिल्कुल सही बात, नियत होगा, क्योंकि सर कांस्टेंट स्पीड से घूमता रहता है। अगर मैं बात करूं मिनट की सुई का, तो मिनट की सुई सर 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो उसका कोणीय चाल तो नियत होगी ही होगी। तभी तो सवाल भी पूछा है। तो यहां पर हमें बोला है कि कोणीय वेग क्या होगा? तो कोणीय वेग होता है ओमेगा। ओमेगा के दो फॉर्मूले होते हैं, थीटा बटा टी, या मैं इसे 2π/T कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मिनट की सुई जो है वो 60 मिनट में एक चक्कर काटती है। तो यहां पे ओमेगा बराबर होगा 2π बटे में समय होगा 60 × 60, 60 × 60। क्यों करा 60 × 60? क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। रेडियंट पर सेकंड में आंसर करना है, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा? ये कटेगा सर, यहां हो जाएगा 3, तो हो जाएगा पाई बटे में
3 इंटू 6 करोगे तो 18 आ जाएगा, 2 जीरो के साथ आगे रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। क्लियर है मामला? रेडियन पर सेकंड में आंसर आएगा। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सेकंड की सुई, मतलब कि यहीं पर ही आपको बोला था मिनट की सुई की जगह सेकंड की सुई का कोणीय वेग, तो वो कितना होता? सेकंड की सुई का कोणीय वेग का ओमेगा, तो क्या मैं ऐसा लिखता, इसका ओमेगा होता है 2 पाई बटा 60, क्योंकि 60 सेकंड में एक चक्कर हो जाता, तो पाई बटा 30 रेडियन पर सेकंड हो जाता। क्या ये सही है? हाँ, उस कंडीशन में ए आंसर आ जाता। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता घंटे की सुई का कोणीय वेग, अच्छा तो इसके लिए बताओ भाई कि घंटे की सुई एक चक्कर कितने घंटे में काटती है? घंटे की सुई सुनो ध्यान से, घंटे की सुई, तो बहुत सारे बच्चे गलत बता देते, इसका जवाब है ना, ध्यान से सुनना। घंटे की सुई कितनी देर में एक चक्कर लगाती है? जो भी बच्चा 24 घंटे जवाब देगा, है ना, वो सवाल ये मत पूछना मुझसे कभी कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, क्योंकि तुझे टाइम देखते तक नहीं आता, मैनेज कहां से कर लेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे है ना, ये बिल्कुल इन्हीं का इंतजार था मुझे जिंदगी में, जो बोलेंगे सर 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट होता है। अरे मूर्ख, 12 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट होता है घंटे की सुई का। 24 घंटे नहीं लगते उसे, दिन में 24 घंटे होते जिसमें वो 2 बार घूम लेती है। घड़ी तो देखना सीख लो, 12 घंटे, 24 घंटे नहीं होता है, ठीक है, 48 घंटे, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ओमेगा क्या आएगा? ओमेगा आएगा 2 पाई इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इसे आगे। क्लियर है मामला? चल ओके, और बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक और सवाल, एक और, अब सवाल पे सवाल ही करना है हमको। एक पत्थर 1 मीटर लंबी डोरी के सिरे पर बंधा है, दूसरे सिरे को केंद्र मानकर पत्थर को एक क्षैतिज वृत्त में, इस क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घुमाया जाता है। स्थिर चाल से घुमाया जाता है, स्थिर चाल से घुमाया जाता है, स्थिर चाल से घुमाया जाता है। 12 आएगा यहां पर, हाँ चलो देखो, स्थिर चाल से घुमाया जाता है, तो यहां पर क्या होगा? यदि यह पत्थर, क्या बोला है ध्यान से समझना, स्थिर चाल है, यदि पत्थर 44 सेकंड में, 44 सेकंड में 22 चक्कर काटता है, तो पत्थर के त्वरण का मान और दिशा ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो क्या है? स्थिर चाल से, तो इसका त्वरण क्या होगा? AC होगा सर, और केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर होगा, केंद्र की ओर, इसे केंद्र मुखी बोलते हैं, केंद्र मुखी। एक होता है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा तो सर होगा नहीं। अच्छा, अब हमें पता करना है कि केंद्र की, देखो केंद्र की तरफ एक होता है केंद्र मुखी और होता है केंद्र के विमुख, है ना, तो उल्टा केंद्र से दूर की तरफ, मैं केंद्र मुखी बात कर रहा हूं, केंद्र की ओर होगा AC। अच्छा, अब AC का मान क्या होता है सर? AC होता है V² बटा R, या आप इसे ω² R लिख सकते हो। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 44 सेकंड में 22 चक्कर कटते हैं, 22 चक्कर कटते हैं, तो क्या मैं यहां पर ओमेगा निकाल सकता हूं ज्यादा आसानी से? क्योंकि जब भी मुझे चक्कर बोलेगा तो मैं चकरा कर ओमेगा लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि ओमेगा से हम ज्यादा जल्दी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होता है सर थीटा बटे में टी, कितने चक्कर घुमा बटे में समय। अच्छा, कितने या कितना कोण घुमा, तो कितने चक्कर घुमा? 22 चक्कर, तो 22 इंटू 2 पाई बटे में 44। कितनों को ये बात समझ में आई? कितनों को ये बात समझ में आ गई? ओमेगा क्या होगा? ओमेगा क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या होता है? थीटा बटे में टी। तो सर कितना कोण घुमा? 2 पाई कोण घुमा
और कितने चक्कर, हर एक चक्कर में 2 पाई कोण होता है, और कितने चक्कर काटे, 22 चक्कर काटे। तो क्या 22 इंटू 2 पाई बटे में 44, तो क्या हो जाएगा 44 से 44 कट गया, पाई आ गया ओमेगा। तो अब यहां से AC एक लाइन में निकाल दिया हमने, पाई स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है 1, ये दिया हुआ है 1 मीटर लंबी डोरी। तो पाई स्क्वायर हमारा आंसर होगा। क्या इस प्रकार के आसान से सवाल सभी छात्र एवं छात्राएं कर पाएंगे? पाई स्क्वायर केंद्र की तरफ, बिल्कुल सही बात। चलो एक और सवाल करते हैं। ये वाला सवाल थोड़ा सा लेट करेंगे हम, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी, आप चकरा जाओगे। हाँ, पहले एक दो और छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। हमें बोला है एक गतिपालक चक्र। गतिपालक चक्र क्या होता है? गतिपालक चक्र क्या होता है? गतिपालक चक्र मतलब एक बड़ा सा फ्लाई व्हील होता है, उसको गतिपालक चक्र बोलते हैं। या आपको अगर फील लेना हो तो मैं बता देता हूं, गन्ने की जूस की मशीन आप लोगों ने देखी होगी। तो गन्ने की जूस की मशीन में क्या होता है, तुम्हारे कौन सी जूस की मशीन होती है? वो इंजन वाली, जिसमें भैया वो एक इंजन चालू करते भड़ करके गन्ने की जूस की मशीन होती है, या हाथ से घुमाते हैं? कौन सी वाली जूस की मशीन देखी है? कोई भी मशीन देखी हो, उसमें आपने देखा होगा कि जो मशीन लगी होती है उसके यहाँ पे एक बड़ा सा गोला चक्र सा लगा हुआ होता है, ठीक है। तो वह एक तरीके से फ्लाई व्हील होती है, वो गतिपालक चक्र होता है ना। एक को तो भैया पकड़ के ऐसा घुमा रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ एक और बड़ा सा ऐसा गोला सा लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो गतिपालक चक्र कहलाता है। या अगर आपने मोटर वगैरह में देखा हो या स्कूटर में देखा होगी बात कि मोटर एक तरह से पाइप जोड़ते तो पानी ऊपर फेंकता है। मोटर का दूसरा हिस्सा जो देखा होगा पानी की मोटर का, उसमें पीछे देखोगे तो पीछे एक ऐसी सब प्लास्टिक का कुछ ऐसा चक्र सा लगा हुआ रहता है ना, एक ऐसी घिरनी सी लगी हुई रहती है प्लास्टिक की, जिसमें ऐसे ऐसे स्पोक से बने हुए रहते हैं, और जब ये घुमाओ तो ये भर भर करके घूमती है। ये जो है उसे गतिपालक चक्र बोलते हैं, फ्लाई व्हील होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कार्य करता है कि अगर जब भी ये चीज घूमती है तो उसमें जो जर्क आता है उसको अब्सॉर्ब करती है चीजें, ठीक है, ऐसा इंजीनियरिंग में पढ़ते। चलो, तो यहां पर एक गतिपालक चक्र क्या दिया हुआ है, 600 चक्कर प्रति मिनट। ओके सर, ये दिया हुआ है मुझे 600 RPM। अच्छा, समान रूप से मंदित होते हैं, समान रूप से मंदित होता है और 2 मिनट पश्चात रुक जाता है, तो कोणीय मंदन क्या होगा? तो क्या मुझसे ये ओमेगा, अल्फा और टी के बारे में बात करना चाहता है? कोणीय मंदन पूछा है, कोणीय वेग दिया, सब कोण 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 खेल रहा है। क्या खेल रहा है? सब कोण 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 कोण। हाँ, घास काटने वाली मशीन भी बिल्कुल, सब जगह कोण 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 खेल रहा है। तो कोण कोण खेल रहा है तो उसमें भी यही वाली बात होगी सर। ओमेगा पहले निकाल लेता हूं मैं, ये होगा 2 पाई n बटे में 60, ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 600 बटे में 60, ये कट गया, ये हो गया 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्या हो गया? 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, 20 पाई रेडियन पर सेकेंड ओमेगा आ गया। अब आपको क्या बताना है? अब आपको बताना है कि यहां पर आपको बताना है कोणीय मंदन क्या होगा। तो कोणीय मंदन मतलब कि देखो, एक तरीके से अल्फा पूछा है आपसे। ओके सर, तो अल्फा क्या होता है? सर अल्फा होता है ओमेगा में परिवर्तन बटा समय। ओके, फाइनल ओमेगा 0, प्रारंभिक 20 पाई बटे में समय। समय कितना लगा? 2 मिनट। बाबा 2 मिनट, तो मिनट को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 60 सेकेंड, तो जगह 2 इंटू 60। अच्छा, तो -20 पाई बटे में 2 इंटू 60, या 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, हो गया -पाई बटा 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस आया मतलब मंदन है, माइनस आया मतलब मंदन है, तो उसने मंदन ही पूछा था। एकदम आसान सा सवाल। क्या अब सभी को बहुत जोरदार कॉन्फिडेंस आ रहा है? अच्छा, अगला सवाल करते हैं। ये वाला सवाल करते हैं, ये थोड़ा सा मजेदार सवाल है, क्योंकि हमें बोला है यह असमानुवर्ती गति का सवाल है, तो आपको असमानुवर्ती गति का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा इसमें? बोला है कि एक कण 1 मीटर के त्रिज्यीय वृत्तीय पथ पर गतिशील है। अच्छा,
इसकी चाल जो है वह हमें दी गई है 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ओके, t बराबर 1 सेकेंड पर इसके त्वरण का परिमाण क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले इसकी आंखों में आंखें डालो और मुझे बताओ कि क्या दिखता है, यह तुम्हें किस प्रकार की गति दिखती है? असमान त्वरण या एक समान त्वरण? असमान त्वरण या एक समान त्वरण? असमान त्वरण या एक समान त्वरण? क्या दिखता है तुम्हें? असमान त्वरण, बिल्कुल ही सही बात। तो असमान त्वरण दिखता मतलब यहां पर दो त्वरण निकालने पड़ेंगे हमें। क्या निकालने पड़ेंगे? दो त्वरण, एक स्पर्श रेखीय और एक अभिकेंद्रीय। चलो तो करते हैं ये सवाल की शुरुआत। हमें बोला है v बराबर होता है at स्क्वायर। अच्छा, तो कब निकालना है? t बराबर 1 सेकेंड पर निकालना है। तो क्या मैं दो त्वरण निकालूंगा तो उसमें से एक त्वरण तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, ac, वो होता है v स्क्वायर बटा r। क्या होता है? v स्क्वायर बटा r। r की वैल्यू कितनी दी गई है? r की वैल्यू कितनी दी है? r की वैल्यू दी है 1 मीटर। 1 मीटर। ओके, अब v का मान मुझे बताना पड़ेगा 1 सेकंड पर। तो v बराबर होगा 2 इंटू 1 का वर्ग या 2 मीटर पर सेकंड। तो यह हो जाएगा ac की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर बटे में r, या r की वैल्यू होगी 1, या हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ac आया है। अभी क्या आया है? ac आया है। क्या सवाल खत्म हो गया? नहीं सर, अब मुझे at निकालना है। क्या निकालना है? at, स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण कैसे निकलता है सर? ये मेरा नॉर्मल त्वरण होता है, नॉर्मल त्वरण। तो नॉर्मल त्वरण आज तक जो पढ़ते आए थे, तो स्पर्श रेखीय त्वरण को मैं लिखूंगा dv बटा dt, मतलब नॉर्मल त्वरण जैसा मेरा होता था। तो यह कितना है? 2t। तो हो जाएगा d इंटू 2t स्क्वायर बटे में dt, या अवकलन हो जाएगा 4 इंटू t। कितना हो गया? 4 इंटू t। कब बताना है ये भी? सर 1 सेकंड पर बताना है सब कुछ। तो यहां पर at की वैल्यू t बराबर 1 सेकंड पर। तो at होगा सर 4 इंटू 1, या 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके सर, तो यहां पे अब हमारे पास at भी आ गया है, ac भी आ गया है। ये रहा ac, ये रहा at। तो परिमाण, तो सर त्वरण जो होगा वो होगा अंडर रूट ac का स्क्वायर प्लस at का स्क्वायर, या मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, या इसे मैं 4 रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर से देख लो, आसान सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, डाउट जाने वाला सवाल था। क्या कि क्वेश्चन में हमें बोला 2t स्क्वायर मीटर पर सेकंड। अब हमें बताना है त्वरण का परिमाण। तो दो त्वरण होंगे, एक ac होगा, एक at होगा। ac कैसे निकलेगा? v स्क्वायर बटा r से। v की में हमने t की वैल्यू रखी 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, या 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दूसरी बात, हमें निकालना था at। तो at कैसे निकलता है? dv बटा dt। सबसे पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है हमें। तो यहां पर हमें क्वेश्चन में जब बोला कि भाई ये वाला त्वरण है, तो ये त्वरण कैसा है? दोनों त्वरण आएंगे इसमें। ठीक है, तो दोनों त्वरण आएंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ac v स्क्वायर बटा r, और at होगा 4t के बराबर। वैल्यू रखी, आ गया आंसर। अच्छा, अगर मान के चलो कि क्वेश्चन में पूछा होता कि यहां पे परिमाणी त्वरण जो है, परिमाणी जो त्वरण है वो वेग से कितना कोण बना रहा है। परिमाणी त्वरण वेग से कितना कोण बना रहा है। क्या कोई शूरवीर योद्धा, कोई चीता है, आज जो ये बताएगा उसे असली चीते का टाइटल मिलेगा। कितना कोण बना रहा है? अभिषेक कुमार, फैजान खान, सोनम, हाँ राजेश, अब तो बहुत सारों ने बता दिया, सृष्टि, मुस्कान, निशा। हाँ, जिससे सबसे पहले बताया उसे मिलेगा अब असली चीते का टाइटल। क्यों 45 डिग्री कैसे आ गया सर? क्योंकि ये दोनों त्वरण आपस में बराबर है। तो एक त्वरण होता है इस तरफ, एक त्वरण होता है इस तरफ, इन दोनों का परिमाणी जो होगा वह 45 डिग्री के कोण पर होगा। तो यह कोण जो
वेग के साथ बनाएगा परिमाणी त्वरण वो 45 डिग्री का होगा। पूछा नहीं सवाल में, लेकिन इतना फील लेने के बाद में जबरदस्त बातें समझने के बाद में हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। क्लियर है मामला? आ गई बात समझ में? चलो भाई, अभी हमें और भी सवाल करने हैं इस पे, तो आसान सवाल है। हाँ, अब इस प्रकार के कुछ सवाल आपको होमवर्क में दिखाई देंगे। जैसे देखो, आपको यहां पे थीटा दिया गया है और बोला है कोणीय वेग बताइए। तो अगर ऐसा सवाल दे, ऐसा सवाल, थीटा दे दिया कोणीय वेग, तो मुझे पता है सर ओमेगा जो होगा वो डी थीटा बटा डी टी होगा। आसान सी बात, इसका अवकलन करके आंसर लाओ। थीटा दिया है, ओमेगा निकालना है, होमवर्क में हो गया ये सवाल। इसी प्रकार से उल्टा भी बोल सकता है, अल्फा दिया है हमें और कोणीय वेग ज्ञात करना है। तो देखो ये वाले जो सवाल होते हैं वो हमारे लिए आसान होने चाहिए। क्यों आसान होने चाहिए? क्योंकि ये वैसे ही सवाल है जैसे हम पहले करते थे सरल रेखा में गति में, कि सर हमें अल्फा दिया है, मतलब हमें त्वरण दिया है, हमें वेग ज्ञात करना है। अब कोणीय वाला हो गया तो क्या दिक्कत है ना? हम चाहे तो यहां पर ये वाली बात भी आप कॉपीज में लिख लेना अपनी, क्या कि थीटा अल्फा और थीटा ओमेगा और अल्फा वैसी ही बातें होंगी जैसे हमने पहले करी थी सरल रेखा में गति में, कि डी ओमेगा बटा डी टी अल्फा होता है, डी थीटा बटा डी टी ओमेगा होता है। इसी प्रकार से अल्फा से ओमेगा आना है तो सर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अल्फा डी टी बराबर होगा डी ओमेगा के इंटीग्रेशन के, या डी ओमेगा या ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन बराबर होगा डी थीटा के। तो अब हमें अल्फा दिया है, ओमेगा ज्ञात करना, तो क्या करना है? इंटीग्रेशन। क्या 3t माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकोगे? क्या इंटीग्रेशन कर पाओगे? क्या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले आसान से सवाल कर पाओगे? ऐसे सवाल जो है ये हम अगली क्लास में करेंगे, जिसमें फिर से दोनों त्वरण है असमानुपाती गति पर। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बल गति की पढ़ेंगे और उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी जितने सवाल करवाए मैंने एक बार करना ट्राई, कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैं अगली क्लास में थोड़े बहुत करवाऊंगा। अगली क्लास में मंडे की क्लास जो होगी उसमें आज और कल के जो होमवर्क के क्वेश्चंस है वो फिर से डिस्कस करूंगा। तो दोनों होमवर्क जो है वह आपको अच्छे से करने हैं, दोनों क्लास के, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के, है ना? क्या सभी को आज की क्लास की सारी बातें बहुत बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई? और क्या त्वरण का वाकई में दिल छूता हुआ फील आया या नहीं आया? हाँ, कल का होमवर्क भी कर सकते हो आप, और आज होमवर्क जो डलेगा आपकी ऐप में वो भी कर लेना आप लोग। क्या दिल छूता हुआ फीलिंग सभी को आ चुका है त्वरण को लेकर? हर प्रकार का त्वरण क्लियर है? क्या क्या होता है त्वरण से जुड़ी बातें, सब कुछ क्लियर है। चलो भाई, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।